नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज मैं आपके लेके आया हूं आपके इतिहास का चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पहले तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो फ्रांस की क्रांति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलने आया हूं। मैंने आपसे केवल 1000 लाइक्स की बात की थी और आपने उस वीडियो पे लगभग 3000 लाइक कर दिए, तो इस बात के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो आपको याद होने चाहिए, उनको मैंने पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन कर लिया है। इस वीडियो को बनाने के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, आपका पूरा टॉपिक, पूरा कंटेंट मैं क्लियर करके दूंगा, पूरा चैप्टर आपको समझा कर दूंगा। इसमें आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो पहला तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 100% जो टॉपिक है वो कवर होना चाहिए, ये ना हो कि कोई टॉपिक छूट जाए। सेकेंड मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास पॉइंट टू पॉइंट एक नोट तैयार हो जाए, जिसे आप जब चाहो रिवाइज कर लो। भविष्य में भी आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करो तो वहां पे आपको पहले से नोट्स तैयार होंगे, तो आप जब मर्जी रिवाइज कर लोगे, आपको चीजें याद रहेगी और नोट्स बन जाएगा, तो आप जहां मर्जी बैठ के उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। तीसरा मेजर ऑब्जेक्टिव बेटा कि नोट्स बनने के बाद हमें टॉपिक समझ में भी आना चाहिए। तो मैं पूरा चैप्टर आपको इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको लिंक बाय चैप्टर समझ में आए। सब कुछ लाइन टू लाइन, फिल्म की तरह, मूवी की तरह आपके सामने चलता रहेगा। तो चलिए बेटा, आज का बेहतरीन लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं रूस की क्रांति, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रूस में क्या हुआ था और क्यों भारत में रहकर भी हम रूस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर कि भारत में रहकर भी हम रूस की क्रांति पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ खास बात है जो हमें इससे सीखना चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा, रूसी क्रांति। चलिए बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, ये आपको याद नहीं करना, ये जो आपको येलो कलर में हाईलाइटेड है, ये वाले पॉइंट आपको याद नहीं करने। जो पॉइंट आपको याद करने मैं आपको बता दूंगा, बट ये आपको समझने के लिए अंडरलाइन किया है। हुआ क्या, जब फ्रांस की क्रांति हो चुका था तो यूरोप में जो सभी लोग थे ना, वो एक्चुअल में 3 हिस्सों में बट गए थे। यूरोप के सभी लोग 3 हिस्सों में बट गए थे। कुछ लोग थे रूढ़िवादी, कुछ लोग थे उदारवादी और कुछ लोग थे रेडिकल। रूढ़िवादी जिसे हम इंग्लिश में कंजर्वेटिव्स कहते हैं, उदारवादी लिबरल्स कहलाते हैं और रेडिकल होते हैं परिवर्तनवादी। तो ये 3 टाइप के लोग, मतलब पूरे यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो एक्चुअल में 3 विचारों में बट गए। कुछ लोग रूढ़िवादी सोच के थे, कुछ लोग उदारवादी सोच के थे, कुछ लोग रेडिकल सोच के थे। अब मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उदारवादी कौन थे। आपसे पूछा जाएगा कि उदारवादियों का क्या विचार था, उदारवादी क्या सोचते थे, उनका क्या कहना था। पहला पॉइंट यहां से आपको याद करना है, उदारवादी, ये आपका पहला पॉइंट होगा। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। जी हां, उदारवादी एक ऐसा देश चाहते थे, राष्ट्र मतलब देश, जिसमें सभी धर्मों को बराबर माना जाए, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले, सभी धर्मों को बराबर जगह मिले। ये उदारवादी लोग थे। सेकंड पॉइंट, उदारवादी समूह वंश आधारित। सर ये वंश आधारित क्या होता है? राजा का बेटा राजा, उसे बोलते हैं वंश आधारित। उदारवादी वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। यानी राजा के बेटा राजा, उसको जो अनियंत्रित सत्ता के जो बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, उसके ये खिलाफ थे। थर्ड पॉइंट, वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ये कहते थे कि किसी एक व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं वो तो कम से कम होना चाहिए। राजा को या किसी भी देश के नागरिक को उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो व्यक्ति मात्र के जो अधिकार होते हैं, यानी हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने यानी छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही मैंने आपसे कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकार क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, उदारवादी ये मानते थे कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, किसी का मौलिक अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उदारवादी, यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसर के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। क्या मतलब है सर? ये लोग चाहते थे कि जो इनके जो प्रतिनिधि है ना,
जो नेता हैं वो निर्वाचित हो, यानी चुनाव हो, चुनाव के आधार पर जिसको चुना जाए वो उनके प्रतिनिधि बने। इसके अलावा जो अफसर हैं, जो शासक हैं, जो अफसर हैं, वो जबरदस्ती कोई कानून इन पर लागू ना करे। जो न्यायपालिका हो स्वतंत्र हो, न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, ये मानते थे उदारवादी लोग। इसके अलावा ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। जी हां, ऐसा नहीं है कि ये लोग लोकतंत्र थे पूरा, नहीं, लोकतांत्रिक नहीं फॉलो करते थे, क्योंकि सभी लोगों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, यानी वोट देने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसपे प्रॉपर्टी है, जिसपे संपत्ति है। तो ये उदारवादी सोच के लोग थे। अब मैंने आपको इतने सारे पॉइंट क्यों बताए? क्योंकि बच्चों मोस्टली देखा गया है पेपर में 4 या 5 पॉइंट लिखने पड़ते हैं और आपको बहुत सारे पॉइंट याद करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि कई पॉइंट हम भूल जाते हैं एग्जाम में। तो ज्यादा पॉइंट याद कर लीजिए ताकि आप आराम से उसको लिख सको। उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, और जो न्यायपालिका हो वो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र हो, कानून के अनुसार शासन कार्य किया जाए, कानून के अनुसार देश चलना चाहिए। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये कहते थे कि वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को होना चाहिए जिसपे संपत्ति हो, जिसपे प्रॉपर्टी हो। तो ये थे बच्चों उदारवादी लोग। दूसरे, रेडिकल। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेडिकल कौन थे, रेडिकल का क्या मत था, रेडिकल लोग क्या सोचते थे। तो रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश के आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रेडिकल लोग वो लोग थे बेटा जो चाहते थे ऐसी सरकार बने जो देश की आबादी के बहुमत यानी देश के अधिकतर लोगों ने जिसे चुना हो उसकी सरकार बननी चाहिए। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपति को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकार के खिलाफ थे। जो रेडिकल लोग थे ना, ये उदारवादी के विपरीत थे, उदारवादी के विचारों के विपरीत थे। ये लोग कहते थे, रेडिकल लोग कहते थे कि जो बड़े जमींदार हैं, ये बहुत पैसे वाले हैं या संपन्न उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको जो विशेष अधिकार मिलते हैं वो नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, ये लोग रेडिकल लोग कहते थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, मतलब ये कहते थे ठीक है आपके पास प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया बात है, आप प्रॉपर्टी रखिए, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास ही संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। लेकिन ये इस बात का विरोध जरूर करते थे कि केवल कुछ ही लोगों के पास सारी प्रॉपर्टी क्यों है, क्यों जो राजा है उसके जो परिवार के संबंधी है, जो बड़े बिजनेसमैन है, केवल इन्हीं के पास सारी संपत्ति क्यों है, संपत्ति पे सबका हक होना चाहिए। तो रेडिकल लोग ऐसे लोग थे जो ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, यानी देश के अधिकतर लोग जिसे चुने उसकी सरकार होनी चाहिए। उदारवादी के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपति को किसी भी तरह के जो विशेष अधिकार मिलते हैं उसके खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास जो संपत्ति होती है वो ज्यादा होती है उसके जरूर विरोध करते थे ये लोग। फिर आते बेटा रूढ़िवादी, कि रूढ़िवादी कौन थे। रूढ़िवादी लोग रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। जो रूढ़िवादी थे वो रेडिकल के भी खिलाफ थे और उदारवादी लोगों के खिलाफ थे। सेकंड पॉइंट, पुराने समय में यानी 18वीं सदी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। शुरू में जो रूढ़िवादी लोग थे ना, वो किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। आपके परिवार में, आपके रिलेशन में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में ऐसे लोग कुछ जरूर होंगे जो रूढ़िवादी सोच के होते हैं, जिनको परिवर्तन पसंद नहीं है। लड़कियां घर से बाहर पढ़ने जा रही है तो वो गलत मानते हैं, ये रूढ़िवादी कंजर्वेटिव सोच का नतीजा है।
लड़कियां जॉब कर रही हैं आज की डेट में, तो वो गलत है, ऐसा रूढ़िवादी लोग सोचते हैं, कंजर्वेटिव सोच के जो लोग होते हैं। तो रूढ़िवादी जो लोग थे वो परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो ऐसे यूरोप में भी था, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन तो आवश्यक हो गया है, ठीक है कुछ परिवर्तन कर लो, परंतु वह चाहते थे कि अतीत मतलब प्राचीन, बुजुर्ग, अतीत का सम्मान किया जाए, पुराने चीजों का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए, यानी पुरानी चीजों को ठुकरा ना दिया जाए, और बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमी हो, एकदम से परिवर्तन ना हो। तो ये रूढ़िवादी लोग के सोच थे। तो अब तक आपने 3 पॉइंट पढ़ा है बेटा, मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट आपने पढ़ा उदारवादी, देखिए सबसे पहला पॉइंट पढ़ा आपने उदारवादी कौन थे। सेकंड पॉइंट था हमारा कि रेडिकल कौन थे और रेडिकल के क्या सोचते थे। और थर्ड आपने पढ़ा रूढ़िवादी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो रूस की क्रांति पढ़ने आया था, अब ये सर जी तीनों पॉइंट क्यों दिया हुआ है चैप्टर के अंदर। बेटा एक चीज समझिए, क्रांति कब होगी? जब मेरे विचार और आपके विचार मेल नहीं खाएंगे, तभी तो क्रांति होगी ना। तो यही चैप्टर की स्टार्टिंग है, जिसमें आपको बेस समझा रहा है कि पूरा यूरोप 3 हिस्सों में बट गया था। कुछ लोग उदारवादी को फॉलो करते थे, कुछ लोग रेडिकल को फॉलो करते थे, कुछ लोग रूढ़िवादी को फॉलो करते थे। यानी क्या समझ में आया? 3 टाइप के लोग हो गए। अब इनमें आपस में लड़ाइयां शुरू होगी नहीं होगी, कहेगा भाई रूढ़िवादी सही है, कोई उदारवादी सही है, कोई रेडिकल सही है। तभी यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आया, औद्योगिकरण शुरू हुआ। तो 4th पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, औद्योगिकरण क्या था। ये अक्सर मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह में आता है। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, या यूरोप में औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा, कुछ भी पूछे बस औद्योगिकरण आना चाहिए। तो पहला पॉइंट औद्योगिकरण में आप लिखोगे, औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों, बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। औद्योगिकरण मतलब होता है बहुत ज्यादा उद्योग धंधे काम शुरू हो गए। तो औद्योगिकरण ने औरतों को, आदमियों को, बच्चों को, सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, काम ज्यादा करना पड़ता था, और मजदूरी बहुत कम थी, पैसा बहुत कम मिलता था, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था। बेरोजगारी आम समस्या थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट, अगर मान लो औद्योगिक वस्तु की मांग में करके गिरावट आ जाए, अगर जो औद्योगिक वस्तुएं बनती है अगर उनकी मांग में गिरावट आ जाए तो बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाती थी, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाते थे। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, यानी शहरों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वो उनका साइज भी बड़ा होता जा रहा था। इसलिए आवास मतलब घर और साफ सफाई का जो काम था वो मुश्किल होता जा रहा था। तो ये सब आपको याद करना है बेटा, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि औद्योगिकरण क्या था या औद्योगिकरण के क्या प्रभाव पड़ा रूस के ऊपर या यूरोप के ऊपर। अल्टीमेटली औद्योगिकरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इन सभी पॉइंट को लिख सकते हो। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में लाके ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर, अगर मान लो औद्योगिक वस्तुओं की जो डिमांड है वो कम हो गई तो बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। ये प्रभाव पड़ा औद्योगिकरण का यूरोप के ऊपर। अभी हम रूस की क्रांति पे नहीं पहुंचे हैं, अब हम आएंगे धीरे धीरे समाजवाद पे। आपको बताऊं एक बात, जो मेन रीजन था ना रूस की क्रांति का, वो था समाजवाद। समाजवाद का आना मेन रीजन माना जाता है रूस की क्रांति का। तो पहली बात तो ये जानना जरूरी है ना कि समाजवादी कौन थे, वो कौन से लोग थे जो समाजवादी को फॉलो करते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समाजवादी अगला पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि भारत में भी आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी है। अब वो समाजवादी फॉलो करे ना करे, लेकिन समाजवादी पार्टी भारत के अंदर भी आपको पता होगा एक पार्टी का नाम है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। जो समाजवादी लोग थे ना बेटा, वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। मतलब ये लोग कहते थे कि पर्सनल प्रॉपर्टी तो होना ही नहीं चाहिए किसी के ऊपर। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व मतलब मालिक की व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है। यानी मेन समस्या ये लोग मानते थे
कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है ना लोगों के पास, वो मेन समस्या है सारी समस्याओं का। तो वो उनका कहना था कि संपत्ति के जो निजी स्वामित्व है वही व्यवस्था की सारी समस्या का जड़ है, पहले इसको हटाओ। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वो ये तो मानते थे कि भाई जिन पे ज्यादा प्रॉपर्टी है वो दूसरों को रोजगार दे पाते हैं, लेकिन जिस पे ज्यादा संपत्ति है ना वो व्यक्ति केवल अपने फायदे के बारे में ही सोचता है, ऐसा समाजवादी के लोग मानते थे। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाता है, और उत्पादनशील कौन बनाता है? मजदूर। तो ये लोग मजदूरों के साथ थे, इनके विचार मजदूरों से मिलते थे। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, पूरे समाज मतलब सरकार का नियंत्रण हो, तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। यानी अगर वो प्रॉपर्टी किसी की पर्सनल नहीं हुई, अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हुई, तो पूरे समाज का एक जैसा विकास होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी धन होगा और किसी के पास कम होगा, कोई ज्यादा अमीर होगा कोई कम अमीर होगा, ऐसा नहीं होगा। ये समाजवादी लोग थे बेटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि समाजवादी कौन थे, समाजवादी के बारे में पूछा जाता है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला पॉइंट लिखोगे, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ये लोग कहते थे कि पर्सनल प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, प्रॉपर्टी तो है, जिससे वो दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि जो संपत्तिधारी व्यक्ति होता है ना, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाता है, यानी मजदूरों के बारे में नहीं सोचता, यानी जिसके पास ज्यादा पैसा है। वो गरीबों के बारे में नहीं सोचता। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, यानी सरकार का नियंत्रण हो, तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। यानी समाज में सबका विकास होगा, एक जैसा विकास होगा, कोई ज्यादा अमीर नहीं होगा और बहुत ज्यादा कोई गरीब नहीं होगा। तो अगर आपके एग्जाम में समाजवादी के बारे में पूछा जाए तो आप इन आंसरों को, इन पॉइंट्स को लिख के आना, आपको हमेशा पूरे नंबर मिलेंगे। क्या हम आगे बढ़ जाए बेटा? अगला एक क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि इंग्लैंड के एक जाने माने उद्योगपति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओवेल। ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, एमसीक्यू वगैरह हम पूछते हैं। इंग्लैंड के एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटा जिनका नाम था रॉबर्ट ओवेल। इन्होंने इंडियाना, अमेरिका में, अमेरिका को पहले इंडियाना कहते थे, अमेरिका में एक नया समन्वय, न्यू हार्मोनी नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया था। तो अक्सर 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि वो कौन से उद्योगपति थे या वो इंग्लैंड के कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में न्यू हार्मोनी, याद रखना न्यू हार्मोनी, नया समन्वय, एक नए समुदाय यानी नए समाज की रचना का कोशिश किया था। तो उनका नाम था बेटा रॉबर्ट ओवेल। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेल जिन्होंने अमेरिका में एक नया समन्वय, न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया था। 1 मार्क्स में मैंने देखा था, एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको चाहा कि चलिए ये पॉइंट तो आप याद कर लो। उसके बाद आता है कार्ल मार्क्स। जी हाँ, कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाजवादी अभी आप पढ़ते थे ना, समाजवादी, उनके कर्ता धर्ता है भाई साहब ये कार्ल मार्क्स। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे। कार्ल मार्क्स लीडर था, जो मजदूर थे, जो गरीब थे, जो गरीब किसान थे, जो गरीब मजदूर थे, जो समाजवादी को फॉलो करते थे, उनका लीडर कौन था? कार्ल मार्क्स। याद रखोगे आप, कार्ल मार्क्स उनका लीडर था। अब इनका क्या विचार था, ये पेपर में आता है कि कार्ल मार्क्स के विचार बताइए। तो पहला पॉइंट, मार्क्स का विचार था कि जो औद्योगिक समाज है, यानी जो जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होते हैं, वो पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, मालिकाना हक है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मैंने आपसे कहा था ना, ये मजदूरों का हेड है। तो मार्क्स का विचार था कि जो औद्योगिक समाज है ना, वो पूंजीवादी समाज है, वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है।
फैक्ट्रियों में जितनी भी लगी पूंजी है वो पूंजीपतियों का स्वामित्व है, मालिकाना हक है। और पूंजीपतियों का मुनाफा जो है वो किसकी वजह से आ रहा है? मजदूरों की मेहनत से होता है। इसलिए मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय मतलब इकट्ठा करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। वो मजदूरों से कहते थे, मजदूर भाई तुम्हारा सुधार नहीं होने वाला, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये हमारा पूंजीवादी समाज है जिसमें जो फैक्ट्री के मालिक है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा है। और प्रॉफिट किसकी वजह से कर रहा है? मजदूरों की मेहनत कैसे। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कार्ल मार्क्स ने कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे को इकट्ठा करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट, अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को बोल रहे हैं, ये मजदूरों को समझा रहे हैं कि अगर तुम अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते हो तो पूंजीवादी व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। ये जो शासन है ना पूंजीवादी समाज इसको तुम हटा दो। थर्ड पॉइंट, मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसे सारी संपत्ति पर पूरे समाज का, अभी मैंने आपको बताया था समाजवादी के बारे में, तो यही कह रहे हैं कि अगर मजदूरों को अपने आप को सुधारना है तो उन्हें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं। उन्होंने भविष्य में इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया था। ये किनके विचार थे बेटा? ये कार्ल मार्क्स के विचार थे। आपके एग्जाम में आएगा कि कार्ल मार्क्स के विचार बताइए, कार्ल मार्क्स क्या सोचते थे। तो मैंने आपको बताया कार्ल मार्क्स मजदूरों के हेड थे। ये समाजवादी के एक तरह से हम बोल सकते हैं फिलोसफर थे। मार्क्स का विचार था कि जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का जो मुनाफा है वो मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का इकट्ठा करते जाएंगे ना, मजदूरों का कुछ नहीं होने वाला, उनकी स्थिति को सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य में इस प्रकार के समाज का नाम साम्यवादी या कम्युनिस्ट नाम दिया। तो ये कार्ल मार्क्स का विचार था बेटा। तो अगर आपके एग्जाम में कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा जाए तो आप इन पॉइंटों को बिल्कुल एज इट इज लिख के आना, आपके मार्क्स हमेशा फुल आएंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी है जो गवर्नमेंट ने आपको दिया है, तो इनके वर्ड काटे नहीं जा सकते। इसलिए इन वर्डों को अगर याद करोगे तो आपको हमेशा पूरे नंबर मिलेंगे। ये कार्ल मार्क्स का विचार था जो समाजवादी को फॉलो करते थे। अब यहां से आपका एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होता है। जी हाँ सर, अब तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ? जी हाँ बच्चों, अब तक चैप्टर वाकई में स्टार्ट नहीं हुआ। चैप्टर तो अब स्टार्ट होगा, समाजवादी के लिए समर्थन। सर एक बात बताइए, मैंने आपको समाजवादी की परिभाषा बताई। समाजवादी का जो लीडर थे वो थे कार्ल मार्क्स। उन्होंने मजदूरों को बताया कि तुम अगर अपने आप को सुधारना चाहते हो तो देश में समाजवादी लाओ। धीरे धीरे मजदूरों को उनकी बात अच्छी लगी, यार बात तो सही कह रहा है, ये व्यक्ति हमारा साथ देगा, ये अच्छा लीडर बनेगा। तो समाजवाद के लिए क्या समर्थन जुटने लगे, लोग उनकी बातों को फॉलो करने लगे। तो अगला पॉइंट, 1870 तक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा था द्वितीय इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल। एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया बेटा, अंतरराष्ट्रीय संस्था बना लिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था इन्होंने, उसका नाम रखा था द्वितीय इंटरनेशनल। 1870 आते आते समाजवादी पूरे यूरोप में फैल रहा था। पूरे यूरोप के लोग समाजवादी का समर्थन कर रहे थे।
जितने भी मजदूर थे, गरीब थे, किसान थे, वो समाजवादी का साथ देना चाहते थे, क्योंकि उनकी बात में दम था। वो कहते थे अगर भाई अगर अब तुम अपने अंदर सुधार लाना चाहते हो तो तुम हमारा साथ दो। तो इन्होंने अपना एक भाई अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, नित्य इंटरनेशनल करके। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। देख रहे हो धीरे धीरे चैप्टर। अब लिंक समझ में आ रहा है बेटा? क्या आपको लिंक समझ में आ रहा है? समाजवादी आया, पहले समाजवादी का लीडर आया, समाजवादी को समर्थन मिलने लगा, तो इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे वो अपने जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लेने के लिए संगठन बनाना शुरू किया। अब हिम्मत आ गई मजदूरों में, कि हिम्मत आ गई कि हाँ हम अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। तो उन्होंने संगठन बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। कोष मतलब क्या होता है? मतलब फाइनेंस तौर पर मदद करना, एक दूसरे को फाइनेंस के लिए मदद करना, पैसे वगैरह की जरूरत पड़ती है ना, तो उसके लिए कोष इकट्ठा होता है। हर कोई मजदूर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेगा। अब मान लो किसी को जरूरत पड़ेगी तो पैसा उठा के दे देंगे। तो समझ रहे हो धीरे धीरे हो क्या रहा है कि इंग्लैंड और जर्मनी के लोगों ने क्या करा? संगठन बना लिया, मजदूर संगठन बना लिया, और संकट के समय में ये एक दूसरे की मदद भी करने लगे। 1905 तक ब्रिटेन के जो समाजवादी थे और ट्रेड यूनियन थे, इन्होंने आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली। लो जी, पार्टी भी बन गई। कैसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझिए। लिंक वाइज चैप्टर है। पहले समाजवादी आए, समाजवादी के लीडर आए, समाजवादी को समर्थन मिलने लगा, लोगों की संख्या बनने लगी, तो अब इन्होंने क्या करा? अपना एक पार्टी बना लिया। उस पार्टी का क्या नाम रखा? लेबर पार्टी। मजदूर को बोलते हैं इंग्लिश में लेबर बोलते हैं, लेबरर बोलते हैं, आपको पता होगा। तो 1905 में ब्रिटेन के समाजवादी जो थे ना वहां के, उन्होंने एक अपना खुद का एक पार्टी बना लिया, लेबर पार्टी। एक अलग से अपनी पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसे ही एक पार्टी का गठन किया गया। लो जी, फ्रांस में भी एक पार्टी बन गई। यानी ब्रिटेन में मजदूरों ने, समझो चीजों को, ब्रिटेन के जो मजदूर थे उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, लेबर पार्टी। फ्रांस के जो मजदूर थे उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन 1914 तक आते आते यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। अब इनको समर्थन तो मिल रहा था, इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या नहीं थी कि ये सरकार बना पाए। आपको पता है सरकार बनाने के लिए कम से कम 50% से ज्यादा वोट मिलने चाहिए, 50% से ज्यादा सीटें जीतनी पड़ती है। तो इनको समर्थन तो मिल रहा था समाजवादियों को, लेकिन 1914 आते आते, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आते आते तक इनकी संख्या बढ़ तो गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई थी यूरोप में कि कहीं पर अपनी सरकार बना पाए। यानी बात वही हुई कि भाई कहीं पे 10 सीटें जीत रहे हैं, कहीं 15 सीटें बन रहे हैं, मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी इन्होंने कि भाई समाजवादी हम आ रहे हैं। चैप्टर समझ में आ रहा है बेटा? लिंक वाइज क्लियर हो गया। पहले समाजवादी आए, फिर इनके लीडर आए, इनका समर्थन जुड़ने लगा, इन्होंने यूनियन बना लिया, ब्रिटेन में इन्होंने पार्टी बना ली, फ्रांस में अपनी पार्टी बना ली। 1914 आते आते कुछ सीटें भी जीतने लगी, लेकिन इतनी ज्यादा सीटें नहीं थी कि वो सरकार को बना पाए। यहां तो समझ में आ गया बेटा। अब आएगा रूसी क्रांति। अब आएगा बेटा रूसी क्रांति। अब तक आपने केवल पार्ट 1 पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे कि रूसी क्रांति क्यों हुआ, क्या था रूसी क्रांति, ये पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं रूसी क्रांति के बारे में। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, 1 मार्क्स में आ जाए कि भाई रूसी क्रांति क्या था, तो आपको केवल ये पॉइंट लिखने हैं बस। इसमें आप लिखोगे कि 1917 की जो अक्टूबर क्रांति हुई थी, एक्चुअल में क्या हुआ था बेटा कि रूस में ना 3 बार क्रांति हुई थी। एक पहली बार जो क्रांति हुई थी वो 1905 में हुआ था, उसके बाद 1917 में फरवरी में हुआ था, और फिर 1917 में ही अक्टूबर में हुआ था। तो 1917 में जो अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। देखिए आ गया ना काम, समाजवादी आ गए ना। तो रूस की सत्ता पर जब समाजवादियों ने कब्जा कर लिया, तो फरवरी 1917 में जो राजा थे, जो राजशाही थी, जो राजा थे, उनका पतन हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अक्टूबर की जो घटना हुई, यानी अक्टूबर 1917 में जो घटना हुई थी, उसको हम अक्टूबर क्रांति कहते हैं। सिंपल शब्दों में आपको ये याद रखना है कि 1917 में जो अक्टूबर क्रांति हुई थी उसी को रूसी क्रांति कहते हैं। याद रहेगा आपको मैंने क्या बोला? जो बेटा 1917 में अक्टूबर क्रांति हुई थी, ये 1 मार्क्स के लिए है, अभी पूरा चैप्टर समझेंगे हम, केवल 1 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं कि भाई रूसी क्रांति कब हुई थी। तो अक्टूबर 1917 की जो घटना थी
उसी को हम रूसी क्रांति कहते हैं। अब हम जानते हैं रूसी क्रांति में क्या हुआ था। सबसे पहले जानेंगे रूसी क्रांति से पहले रूस का साम्राज्य कैसा था। रूसी क्रांति कब बताया था मैंने? 1917 अक्टूबर। तो उससे पहले रूस का समाज कैसा था? तो पहला पॉइंट, 1914 में 1914 यानी रूस की क्रांति से पहले रूस व उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। वहां के राजा तो थे, वो थे जार निकोलस सेकंड, उनका शासन था पूरा। मास्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से भी रूस के हिस्से थे। अब मुझे पता है इतने सारे देश आपको नाम याद होंगे नहीं होते मोस्टली, तो आप 2-3 याद कर लेना कि फिनलैंड आसानी से याद हो जाएगा, है ना, फिनलैंड आसानी है। इसके बाद एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब नाम याद हो जाएंगे। तो जो बेसिक 1-2 देश हैं वो याद कर लेना, सारे देशों के नाम याद मत करना। ये सब रूस के साम्राज्य के हिस्से थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। यानी इन सभी क्षेत्रों का जो राजा था वो था जार निकोलस सेकंड। रूस के अंदर रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। रूस के अंदर जो रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को थे, जो मानते थे, वो बहुमत में थे, उनकी ज्यादा संख्या थी, ठीक है। लेकिन इनके अलावा इस साम्राज्य के तहत पढ़ने वाले कैथोलिक भी थे, उसके अलावा प्रोटेस्टेंट भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे और बौद्ध भी शामिल थे। यानी क्रिश्चियन तो थे ही, साथ में कुछ कैथोलिक मानने वाले भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे और कुछ बौद्ध भी थे रूस के अंदर। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि भाई 1917 से पहले, अक्टूबर क्रांति से पहले रूस का साम्राज्य कैसा था। ये पेपर में आता है बेटा, तभी मैं आपको बता रहा हूं। ये पेपर में पूछते हैं कि रूसी क्रांति से पहले रूस का समाज कैसा था, रूस का साम्राज्य कैसा था। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई जार निकोलस राजा थे, फिर मास्को के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे लताविया हो, लिथुआनिया हो, एस्तोनिया हो, पोलैंड हो, यूक्रेन हो, बेलारूस हो, ये सभी रूस का हिस्सा था। रूस का शासन प्रशांत महासागर तक था। रूस में जो रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे, उनकी ज्यादा संख्या थी। लेकिन इनके अलावा जो कुछ कैथोलिक थे मानने वाले थे, कुछ मुस्लिम भी थे और कुछ बौद्ध भी शामिल थे। रूसी क्रांति से पहले रूस की अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था। ये अक्सर आपके यूटी वगैरह में पूछेगा। अगर आपका यूटी हो चुका हो तो आप चेक कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं कि रूसी क्रांति से पहले रूस की अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा? रूसी क्रांति से पहले रूस की अर्थव्यवस्था या समाज कैसा था। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जो जनता थी वो आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थे। यानी मोस्टली लोग जो थे उस समय वो खेती करते थे, किसान थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। उद्योग धंधे बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो था प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। यानी थोड़े बहुत जो उद्योग थे वो इन्हीं 2 शहर में थे, एक सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा मॉस्को। अधिकतर उद्योग वगैरह थे वो यहीं पे थे। रूसी क्रांति से पहले ज्यादातर कारखाने जो थे वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। और निजी संपत्ति स्पेशली क्यों बोला गया? क्योंकि आपको पता है आगे जाकर समाजवादी आ जाएगा और समाजवादी निजी संपत्ति के बिल्कुल खिलाफ थे। तो ज्यादातर जो कारखाने थे, जो इंडस्ट्री थे, वो उद्योगपतियों के निजी स्वामित्व, उनकी निजी संपत्ति थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव से साथ साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। यानी मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर तो थे जिनका गांव से अभी भी रिलेशन था, वो गांव आए जाया करते थे, जबकि कुछ मजदूर ऐसे थे जो स्थायी रूप से शहरों में जाकर बस चुके थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। सैलरी उनको कम मिलती थी। महिलाओं का संख्या तो ठीक ठाक है, 31% सही है, बट उनको बेटा सैलरी जो थी वो पुरुषों के मुकाबले कम मिलता था। तो ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों रूसी क्रांति से पहले रूस का समाज कैसा था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा भी खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो देहात के ज्यादातर जमीन थी वो किसान उस पर खेती करते थे, लेकिन जो विशाल संपत्ति सामंतों, राजशाही
और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी थी उन पर अधिकतर राजाओं का कब्जा था, उनके परिवार का कब्जा था, या फिर जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थे जो मैंने अभी आपको बताया था उनका कब्जा था उसके ऊपर। तो यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा कि रूसी जो साम्राज्य था या रूसी समाज था, रूसी जो अर्थव्यवस्था थी, वो रूसी क्रांति से पहले उनकी हालत क्या थी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि रूसी क्रांति से पहले अधिकतर लोग जो थे, 85% लोग जो थे, वो खेती पर निर्भर करते, किसान थे। उद्योग बहुत कम थे। दो ही जगह मैंने उद्योग बताया आपको, एक सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। अधिकतर इंडस्ट्री वगैरह यही थी। ज्यादातर कारखाने उद्योगपति की निजी संपत्ति थी। और सामाजिक स्तर पर जो मजदूर थे वो बटे हुए थे। कुछ मजदूर जो थे अभी भी उनका गांव से संबंध था, वो गांव आए जाया करते थे, जबकि बहुत सारे मजदूर अब अस्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। 1914 में फैक्ट्री में जो औरतें थी उनकी संख्या 31% थी, बट उनको जो सैलरी मिलता था, जिनको वेतन मिलता था, वो पुरुषों से कम मिलता था। ठीक है बेटा। और एक पॉइंट मैंने आपको लास्ट ये बताया कि देहात की ज्यादातर जमीन किसानों की थी, बट जो बड़े बड़े क्षेत्र थे वो अधिकतर सामंतों मतलब जो हम कह सकते हैं जमींदार, उनके पास थी ज्यादातर, या राजशाही या राजाओं के जो परिवार थे उनके पास थी ज्यादा संपत्ति, या फिर जो चर्च थे उनके पास ज्यादा संपत्ति थे। ठीक है बेटा। ये रूसी क्रांति से पहले रूस का समाज था और वहां की अर्थव्यवस्था थी। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि रूसी क्रांति से पहले रूस का समाज और उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस की स्थिति फ्रांस से अलग क्यों थी। समझिए इस बात को। आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, फ्रांस की क्रांति मैंने पूरा चैप्टर समझाया था। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रूस की स्थिति ना फ्रांस से जैसी नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्या अलग था। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो ब्रिटेन के किसान थे ना, वो ना केवल जो मतलब ब्रिटेन के जो किसान थे, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी ना, तो जो ब्रिटेन के किसान थे ना केवल नवाबों का सम्मान करते थे, नवाब मतलब राजाओं का या उनके परिवार का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बकायदा लड़ाइयां भी लड़ी। मतलब रिश्तेदारों को बचाने के लिए, राजा से जुड़े हुए जो लोग थे उनको बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। लेकिन इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दिया जाए। फर्क समझ में आया। रूस और फ्रांस में अंदर क्या फर्क था, पता लग गया बेटा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो ब्रिटेन जो किसान थे वो नवाबों का सम्मान करते थे, इवन उनको बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। लेकिन रूस के जो किसान थे वो चाहते थे नवाबों से जमीन छीन लिया जाए और ये किसानों के बीच बांट दिया जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे, मतलब टैक्स भी पे नहीं करते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या कर दी गई थी। कई जगह तो जमींदार जो थे ना, जो टैक्स वगैरह वसूलते थे, उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। तो ये जरा ब्रिटेन और फ्रांस में थोड़ा सा, या फ्रांस और रूस में थोड़ा सा फर्क है। तो आप याद कर लेना, क्योंकि पूछ लेना कई बार कि फ्रांस की स्थिति रूस से कैसे अलग थी या रूस की स्थिति फ्रांस से कैसे अलग थी। फर्क पता लग गया बेटा। फ्रांसीसी लोग नवाबों का सम्मान करते थे, उनको बचाने की लड़ाई भी लड़ी। लेकिन रूस के लोग जो थे नवाबों को नहीं इतना सम्मान करते थे, वो चाहते थे उनकी जमीन छीन लिया जाए और किसानों को बांट दिया जाए। और कई बार तो लगान भी नहीं चुकाते थे, और कई जगहों पर जो जमींदार थे उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। नाउ रूस में समाजवाद, याद कीजिए जहां मैंने आपको चैप्टर में छोड़ा था हम वापस आ गए रूस में समाजवाद। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, इस पॉइंट पे प्लीज फोकस कीजिए, क्योंकि रूस की क्रांति हुई थी समाजवाद के कारण ही हुई थी। तो अब आ चुका है रूस में समाजवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रूस में समाजवाद कैसे आया। स्टार्ट करें बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, मजा आएगा आपको समझने में। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, यानी कोई भी अपनी पार्टी नहीं बना सकता था। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1998 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। मेरी बात समझना ध्यान से। जो मार्क्स थे वो लीडर थे, किनके लीडर थे? समाजवादियों के। याद कीजिए, ही वाज द फिलोसोफर, वो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। जैसे हम लोग गांधी जी को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को मानते हैं, भगत सिंह की बात के मानते हैं। रूस के जो लोग थे उन्होंने भी मार्क्स की बात को माना। जो वहां के मजदूर थे,
रूस के जो मजदूर थे, रूस के जो गरीब किसान थे, जब उन्होंने मार्क्स के विचार को सुना तो उनके फॉलोवर्स बढ़ने लगे रूस में। समझ रहे हो बात को? और 1898 आते आते उन्होंने इवन एक पार्टी बना ली, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कर लिया। ठीक है, लेकिन अब वो सरकार के सामने तो बता नहीं सकते कि हमने पार्टी बनाई है, क्योंकि क्या मैंने पढ़ा है कि 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टी गैर कानूनी थी। तो हुआ क्या, सरकारी आतंक के कारण, सरकार के डर के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था, यानी चोरी छुपे काम करते थे, बता नहीं सकते थे कि हमने एक पार्टी बना ली है। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। अब इन्होंने क्या करा, इस पार्टी ने एक अखबार निकाला। पहले टीवी वगैरह तो थे नहीं, अखबार से ही सारी इंफॉर्मेशन जाती थी। तो इस पार्टी ने एक अखबार भी निकाला और उस अखबार के माध्यम से मजदूरों को इकट्ठा किया और हड़ताल वगैरह की। अगर किसी मजदूर के खिलाफ कुछ गलत होता था तो ये लोग हड़ताल पे चले जाते थे। समझ लो धीरे धीरे रूस में कैसा समाजवाद आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, समाजवादी ही रीजन था रूस की क्रांति का। तो 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, लेकिन मार्क्स की बात कहां रुकने वाली थी, मार्क्स की बात रूस भी पहुंच गई। तो उनके मानने वालों ने, वहां पे समाजवादियों ने 1898 में एक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बना दी। उसके बाद अब क्योंकि वो सरकार को तो बता नहीं सकते थे, तो सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को इकट्ठा किया और अगर किसी मजदूर के साथ गलत होता था तो हड़ताल वगैरह भी ये लोग किया करते थे। तो धीरे धीरे अब समाजवाद फैलेगा। आइए समाजवाद को फैलाते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय हो गए, यानी धीरे धीरे समाजवादी विचार गांव तक पहुंच गए। सन 1900 में उन्होंने सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया, यानी एक और पार्टी बना लिया। एक पार्टी तो पहले ही था, गांव घर में कार्ल मार्क्स के विचार पहुंचने लगे तो वहां के लोगों ने एक अलग पार्टी बना ली, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का नाम का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अब ये पार्टी धीरे धीरे क्वेश्चन उठने लगे सरकार से, किसानों के जो हक थे उनके बारे में बात करने लगी। समझ लो धीरे धीरे समझ में आ गई बात। तो इस तरह से बेटा जो रूस के अंदर समाजवाद फैलना शुरू हो चुका था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूस में समाजवाद कैसे आया, रूस में समाजवाद का आरंभ कैसे हुआ, रूस में समाजवाद आने से क्या प्रभाव पड़े। तो 1914 से पहले देखिए, मैं बिल्कुल याद करवा दूंगा आपको, 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचार को मानने वाले समाजवादियों ने रूस के अंदर 1898 में एक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बना ली। अब क्योंकि सरकार तो मना करती थी, तो सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी रूप में काम करना पड़ता था। इन्होंने एक अखबार भी निकाला और मजदूर को इकट्ठा किया और हड़ताल भी किया करते थे। इसके अलावा 19वीं सदी में आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में मार्क्स के विचार पहुंचने लगे और वहां भी उन्होंने 1919 में क्या हुआ, 1900 में के अंदर क्या हुआ, उन्होंने एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी भी बना ली और किसानों के हक के लिए ये लड़ने लगे। तो इस तरह से रूस के अंदर समाजवाद फैलने लगा। अब आया 1905 की क्रांति। मैंने आपको कहा था ना रूस में 3 बार क्रांति हुआ था, फिर बताता हूं, रूस में 3 बार क्रांति हुआ था बेटा। पहली क्रांति हुई थी 1905 में, जो आप पढ़ने वाले हो, फिर 1917 में फरवरी में, और फिर 1917 में ही अक्टूबर में। ये सबसे बड़ा हुआ था, इसी को हम बोलते हैं रूसी क्रांति, लास्ट वाले को। तो सबसे पहले हम जानेंगे 1905 की क्रांति, जिसको हम खूनी रविवार भी कहते हैं, ब्लडी संडे भी कहते हैं। तो 1905 की क्रांति अगर आपसे पूछा जाए कि 1905 की क्रांति में क्या हुआ था, या ब्लडी संडे क्या है, खूनी रविवार क्या है, तो आप 1905 की क्रांति में बताने वाले हो। ठीक है बेटा, चलिए 1905 की क्रांति स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 1905 में क्या हुआ था। रूसी मजदूरों के लिए देखो, सारा चैप्टर मजदूर मजदूर मजदूर, किसान किसान किसान, इन्हीं पे डिपेंड है, क्योंकि इन्होंने ही पार्टी बनाई थी, जो सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी इन्होंने ही बनाई थी, इन्होंने तो आंदोलन किया था। तो रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन 20% की गिरावट आ गई, यानी चीजों का जो कॉस्ट था
वो बढ़ गया और वेतन जो थे वो उतने ही थे। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में तेजी में वृद्धि हुई। उसी समय क्या हुआ, जो मजदूर की लोगों की संख्या थी ना, मजदूर जो संगठन, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, मजदूर संगठन के जो लोग थे वो बढ़ते चले गए, उनकी सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई, इंक्रीज होने लगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल ना बहुत बुरा रहा। जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ गई। अब जरूर भाई मजदूर लोग हैं, कहां से खरीदेंगे? आप सोचो, खुद सोचो ना, मजदूर है, किसान है, कहां से खरीदेंगे ये लोग? तो चीजों की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, वास्तविक वेतन 20% कम हो गया, और इधर मजदूर संगठन के जो सदस्य थे वो बढ़ते जा रहे थे। एक तरफ रेट बढ़ रहा है, एक तरफ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मजदूरों को आया गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। किसके खिलाफ गुस्सा है? राजा के खिलाफ। उस समय तो राजा ही चल रहा था। तो इसी दौरान पादरी गेपॉन के नेतृत्व में, वहां पे एक पादरी थे जिनका नाम था गेपॉन, उनकी अध्यक्षता में मजदूरों ने एक जुलूस विंटर पैलेस, जाड़ का महल को बोलते थे विंटर पैलेस, विंटर पैलेस के सामने पहुंचा। अब जो मजदूर थे वो गुस्से में थे, क्योंकि भाई कीमतें बढ़ती जा रही थी और मजदूर कहां से खाएगा। तो पादरी गेपॉन के नेतृत्व में बहुत सारे मजदूर विंटर पैलेस के पास पहुंच गए, राजा के महल के पास पहुंच गए, और वहां पर ये लोग नारेबाजी करने लगे। तो पुलिस और कोरेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। समझ रहे हो? जब ये लोग हड़ताल करने लगे या राजा के महल के पास पहुंच गए, तो पुलिस वालों ने इन पर हमला कर दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। तो अगर आपके पेपर में पूछे कि 1905 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, 1905 की क्रांति कैसे हुई, या पूछा जाए कि खूनी रविवार, तो बच्चों दोनों का मतलब एक ही है। 1905 की क्रांति को ही हम खूनी रविवार कहते हैं, क्योंकि यह संडे के दिन हुआ था। इसमें 100 से ज्यादा लोग की जान चली गई थी, इसलिए इसका नाम खूनी रविवार रख दिया गया। ब्लडी संडे बोलते हैं इंग्लिश में। दोबारा बोल दो, एक बार समझा दू आपको, दोबारा समझ लीजिए। 1905 की क्रांति पर हम लोग, रूस जो मजदूर थे ना, 1904 का साल उनका बहुत बुरा रहा। कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, वेतन कम हो गया था। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में बहुत तेज वृद्धि हो गई थी। इस दौरान जो पादरी गेपॉन थे, उनकी अगुवाई में बहुत सारे मजदूर विंटर पैलेस पे पहुंच गया, जो राजा का महल था वहां पहुंच गए। वहां पे वो क्या हुआ, वहां पे आंदोलन करने लगे। तो पुलिस और कोरेक्स ने मजदूरों पर हमला कर दिया। कोरेक्स आप मिलिट्री समझ सकते हो, उन्होंने मजदूरों पर हमला कर दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इतिहास में इसी घटना को बेटा 1905 की क्रांति के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। क्या आपको समझ में आ गया बेटा 1905 की क्रांति? लेकिन दिक्कत क्या होती, उस समय राजा बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। उस समय उसके बाद बहुत ज्यादा सेना थी, तो राजा का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि उस समय बहुत स्ट्रांग था वो। अब शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा पहले विश्व युद्ध के बारे में, कि पहले विश्व युद्ध कब हुआ था और इसके अंदर क्या घटना हुई थी। तो अब स्टार्ट करेंगे बेटा कि पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि पहले विश्व युद्ध के अंदर क्या हुआ था, कौन कौन सी शक्तियां थी जिसके कारण पहला विश्व युद्ध हुआ था। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1914 में, क्योंकि पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 में। इसमें पूरा यूरोप ना बेटा 2 भागों में बट गया था। 1914 में 2 यूरोपीय संगठनों के बीच युद्ध छिड़ गया, यानी पूरा यूरोप ना 2 हिस्सों में बट गया। एक खेमे में, मतलब एक पार्ट में तो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। इन तीनों देशों को एक साथ केंद्रीय शक्तियां कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेंट्रल पावर। और बिलीव मानिए, मैप वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं ना, मानचित्र के क्वेश्चन, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि केंद्रीय शक्ति कौन थी। तो 3 केंद्रीय शक्ति आपको कम से कम याद करना है बेटा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की। इनको बोलते थे केंद्रीय शक्तियां। ये एक तरफ थे, और दूसरे खेमे में यानी दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन व रूस था। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में आ गया। इनको बोलते थे बेटा मित्र राष्ट्र, या इंग्लिश में बोलते हैं अलाइज पावर्स। तो सेंट्रल पावर एंड अलाइज पावर, इनके बीच लड़ाई छिड़ गया। कहने का मतलब यहां से हमें 3 चीजें समझ में आनी चाहिए। पहली चीज, पहला विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? 1914 में शुरू हुआ। किनके बीच हुआ? तो एक केंद्रीय शक्तियों के बीच में, एक तो केंद्रीय शक्तियां थी
और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अलाइज पावर, जिसको हम लोग मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं। केंद्रीय शक्तियों में 3 देश थे, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की आते थे, और दूसरे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आते थे। बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे मित्र राष्ट्र में। सेकेंड पॉइंट, इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। राजा को स्टार्टिंग में बहुत समर्थन मिला, मतलब रूस के जो लोग थे वो राजा के साथ थे, कहते ठीक है युद्ध है, हमारा देश है, हमें जीतना चाहिए। तो स्टार्टिंग में रूसियों ने राजा का साथ दिया, जनता ने जार का साथ दिया। जार मतलब राजा, जो राजा थे जार निकोलस सेकंड, उसका साथ दिया, लोगों ने बहुत साथ दिया और रूस बहुत जोर शोर से युद्ध में कूद पड़ा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, अब ये युद्ध क्या ना 4 साल तक चलता रहा, 1914 से 1918 तक युद्ध चलता रहा। तो जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। सर ये ड्यूमा क्या होता है? ड्यूमा आप एक तरह समझ सकते हो पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट होती है ना, जहां पे सारे नेता बैठते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो विभिन्न पार्टियों के नेताओं से सलाह लेते हैं। तो जार ने ड्यूमास में मौजूद जो मुख्य पार्टियां थी उनसे सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। इससे क्या हुआ कि राजा के प्रति जो सम्मान था, जो राजा के प्रति लोगों का लगाव था, वो कम होने लगा। राजा के जो फॉलोवर्स थे, आज के टाइम में उसे फॉलोवर्स बोलेंगे, वो धीरे धीरे कम होने लगे। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण, अब क्योंकि रूस की लड़ाई जर्मनी से हो रही थी, मैंने अभी आपको बताया, देखिए केंद्रीय शक्ति में कौन था? जर्मनी था, और दूसरी शक्ति में क्या था? रूस था। तो जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। मैंने आपको याद होगा चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट पीटर्सबर्ग जो था रूस का एक ऐसा शहर था जहां उद्योग धंधे बहुत थे, बट सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम है। तो क्योंकि जर्मनी से इनकी लड़ाई चल रही थी, रूस की, याद करिए, एक तरफ जर्मनी था एक तरफ रूस था, तो क्योंकि रूस की लड़ाई जर्मनी से चल रही थी, तो लोगों के प्रति, जर्मनी के प्रति इतना ज्यादा गुस्सा था कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग, जो जर्मनी का बहुत प्रसिद्ध शहर था, उसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। समझ में आ गया बेटा? जारिना, जो जार की पत्नी थी, महारानी थी देश की, जारिना नाम था उनका। अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकार और खास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और लोकप्रिय बना दिया। सर एक तो देखिए लड़ाई बहुत लंबी चली, तो जार के जो फॉलोवर्स थे वो तो पहले ही कम हो गए थे, ऊपर से जर्मनी से इनकी मेन लड़ाई थी, तो जर्मनी के लड़ाई होने के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। और जो महारानी थी ना, यानी जो बीवी थी, जो वाइफ थी जार निकोलस की, उनका नाम था जारिना। आपको पता है जारिना कहां की थी? ये खुद भी जर्मन की थी, ये जर्मन की थी, और जर्मन से ही लड़ाई चल रही थी। तो समझ लो लोगों के मन में क्या जाएगा? लोगों के मन में राजा के प्रति और ज्यादा गुस्सा बढ़ने लगा। इवन जो जारिना की जो सलाहकार थे ना, खास तौर पर एक रासपुतिन नामक एक सन्यासी था, इसके कुछ फैसलों के कारण राजशाही और ज्यादा अलोकप्रिय बन गया। यानी लोग अब राजा के फॉलोवर्स कम होने लगे, एक तरफ राजा के फॉलोवर कम होने लगे, और एक तरफ जो मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर, जो समाजवाद था वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो एक तरफ राजा अलोकप्रिय हो रहा है और एक तरफ समाजवाद बढ़ता जा रहा है। समझ लो बात को? एक तरफ समाजवाद के फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ जो राजा के फॉलोवर्स कम होते जा रहे हैं। तो पहले विश्व युद्ध के बारे में हमें ये बातें पहली चीज पता होना चाहिए। 1914 में लड़ाई शुरू हुई, पूरा यूरोप 2 हिस्सों में बट गया। एक खेमे में केंद्रीय शक्तियां थे जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की आते थे, दूसरे में मित्र राष्ट्र थे जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस थे, इटली और रोमानिया भी आगे। इसमें शुरू में रूसियों ने राजा का बहुत साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, राजा ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया, तो राजा के जन समर्थन कम होने लगे। इसके अलावा इनकी मेन लड़ाई जर्मनी से थी, तो जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था और जर्मन से की लड़ाई चल रही थी। जारिना, जो इनकी महारानी का नाम था, इनकी बीवी का नाम था, जार की पत्नी का नाम था, जो जारिना अलेक्जेंड्रा थी, वो खुद भी एक जर्मन मूल की थी और जर्मनी से इनकी लड़ाई चल रही थी। तो उनके घटिया सलाहकारों और खास तौर पर रासपुतिन नाम के एक सन्यासी के सलाह के कारण राजशाही और ज्यादा अलोकप्रिय बन गया, इनके फॉलोवर्स कम होने लगे, इस राजा का साथ देना कम हो गया। एक क्वेश्चन पूछा था अक्सर,
एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा अक्सर कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चों की लड़ाई से भिन्न कैसे थी। रूस के जो सैनिक थे ना वो दो हिस्सों में बट गए, कुछ चले गए पूर्वी मोर्चे पर और कुछ चले गए पश्चिमी मोर्चे पर। रूस के सैनिक की लड़ाई जो थी ना वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं थी। अगर ये एक डायरेक्शन में होती ना तो आज भी इतिहासकार पता है क्या कहते हैं, अगर एक डायरेक्शन में लड़ाई होती तो रूस 100% जीत जाता, क्योंकि इनकी सेना बहुत ज्यादा थी। लेकिन रूस की दिक्कत ये थी उसको दो तरफ से लड़ना पड़ रहा था, एक पूर्वी मोर्चे पर और एक पश्चिमी मोर्चे पर, और दोनों की लड़ाई थोड़ी अलग थी। कैसे, समझिए। पहला पॉइंट, पश्चिम में जो सैनिक थे ना वो पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फैसला तय कर लिया था। यानी एक तरफ जो रूस की सैनिक है वो तो खाइयों में लड़ रहे हैं, यानी वो खाइयों में फंसे हुए हैं, समझ लो बात को। एक तरफ जो पूर्व की तरफ था सैनिक वो तो खाइयों में फंसे हुए हैं, और पूर्वी तरफ जो रूस के सैनिक थे बहुत आगे निकल गए। यानी दोनों के बीच काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया, काफी बड़ा गैप आ गया। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे, बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। अब सीधी सी बात है बेटा, जिस देश के सैनिक ज्यादा मरेंगे उससे सेना के जो मनोबल है वो टूट जाएगा। 1914 से 1916 के बीच, यानी केवल 2 साल के बीच 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। समझिए, 70 लाख बहुत बड़ी जनसंख्या होती है बच्चों। 1914 से 1916 के बीच जो 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 70 लोग मारे जाना बहुत बड़ी बात थी। ये पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में, अब रूस की सेना पीछे हटने लगी क्योंकि वो हार रही थी। तो रूसी सेना जब पीछे हट रही थी ना तो रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला। क्यों भाई, ऐसा क्यों? रूस की सेना पीछे हट रही थी तो रास्ते में आने वाले जितने भी फसल थे, खेत खलिहान थे, उनमें आग लगा दिया, इमारतों में आग लगा दिया। आप सोचोगे ऐसा क्यों? ताकि दुश्मन जो है ना, दुश्मन जो सैनिक जो इनका पीछा कर रहे हैं वो वहां टिक ना पाए, क्योंकि दुश्मन जो आएंगे उनको भी तो रहने के लिए घर चाहिए, उनको भी तो खाने के लिए फसल चाहिए। तो जब फसल बचेगा नहीं, घर बचेगा नहीं, तो रहेंगे कैसे? तो इसलिए रूसी सैनिक जब पीछे हट रही थी तो रास्ते में आने वाले जितने भी फसल थे, अपने ही किसानों के फसल ये लोग जलाने लग गए। अपने ही देश के नागरिकों के जो घर थे उनमें आग लगा दी। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालातों ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। अब डे बाय डे क्या हो रहा है कि जार के फॉलोअर्स कम होने लगे, जिसके समर्थक थे वो भी इसका विरोध करने लगे। तो यहां पर हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर जो लड़ाई चल रही थी वो पश्चिमी मोर्चे से अलग कैसे थी। तो पहला पॉइंट आप बताओगे। फर्स्ट पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट होगा बेटा कि पश्चिम में सैनिक जो थे ना फ्रांस की सीमा पर खाइयों से लड़ाई कर रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फैसला तय कर लिया था। तो इन दोनों में काफी ज्यादा गैप बन गया था। सेकंड, इस मोर्चे पर बहुत सारे जो सैनिक थे वो मौत के मुंह में जा चुके थे, बहुत सारे सैनिकों की मौत हो चुकी थी। सेना के पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। 1914 से 1916 के बीच जर्मन और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी, बहुत सारे रूसी सैनिक मारे गए। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों को, इमारतों को नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट करा? ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ना सके। अब अपने ही देश के फसल नष्ट करोगे और इमारतों को तोड़ोगे तो लोग कैसे साथ देंगे आपका? तो फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए थे, और इन हालात के कारण ही जो सरकार थी वहां की और जो जार राजा था वहां का, दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। लोग अब दोनों से मुक्ति चाह रहे थे। धीरे धीरे बैकग्राउंड बन रहा है, धीरे धीरे बैकग्राउंड तैयार हो रहा है राजा के खिलाफ। आगे बढ़े बेटा ना। अब आपसे पूछा जाएगा, और ये बहुत बार एग्जाम में मैं देख चुका हूं कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। मैं फिर से पूछ रहा हूं क्वेश्चन ध्यान दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध से रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? अभी तो आपने पढ़ा प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला पॉइंट, युद्ध से उद्योग पर बुरा असर पड़ा, मतलब उद्योग धंधे बिल्कुल बंद हो चुके थे। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे बेटा
सेकेंड पॉइंट अगर आप लिखोगे, सेकेंड पॉइंट लिखोगे, यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। फोर्थ पॉइंट लिखोगे, अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया, यानी अधिकतर जो लोग थे वो युद्ध में चले गए। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी, क्योंकि अधिकतर लोग तो युद्ध करने चले गए, तो देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। जो छोटे छोटे फैक्ट्रियां थी वो सब बंद होने लगी, क्योंकि मजदूरी नहीं मिल रहे तो काम कैसे चलेगा। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर जाने लगा। मोर्चे मतलब जहां लड़ाई हो रही है वहां जाने लगा। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा होने लगी। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप आंसर बताओगे, युद्ध से उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सेकेंड पॉइंट आप यहां से स्टार्ट करोगे बेटा। सेकेंड पॉइंट आपका स्टार्ट होगा, यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के जो औद्योगिक उपकरण थे वो ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। अगला पॉइंट आप लिखोगे, देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जोड़ी सामान बनाने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे बेटा, ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजना लगा। और अगला पॉइंट आप लिखोगे, शहर में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की कीमत पैदा होने लगी। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कब? जब आपसे ये पूछा जाए कि युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि बेसिकली हम चैप्टर रूस के बारे में तो पढ़ रहे हैं ना। तो अगर आपसे बच्चों ये पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप इन पॉइंटों को लिखोगे। अगले पॉइंट पे आ जाए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि फरवरी क्रांति। जी हां, आ चुके हैं हम 1917 में, और मैंने आपको बताया था 1917 में 2 बार क्रांति हुआ था। 1917 में बेटा 2 बार क्रांति हुआ था। एक क्रांति हुआ था फरवरी में और एक क्रांति हम पढ़ेंगे अक्टूबर में। तो अभी हम पढ़ेंगे फरवरी में क्रांति। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि 1917 की फरवरी क्रांति के बारे में बताओ, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि फरवरी क्रांति के दौरान क्या हुआ था। आपको याद है पेट्रोग्राद, मैंने क्या बताया था? पेट्रोग्राद ये नाम बदल के रखा गया था। एक्चुअल में क्या नाम था? सेंट पीटर्सबर्ग। याद कीजिए, एक्चुअल में नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, लेकिन नाम बदल दिया गया क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था और जर्मनी से रूस की लड़ाई चल रही थी। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया। उसी पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति हुई थी। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि फरवरी क्रांति के दौरान क्या हुआ था। पॉइंट नंबर 1, पहले पॉइंट की ओर आते हैं। डेट बाय डे आपको याद करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 22 फरवरी। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई, यानी एक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया 22 फरवरी को। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दिया। लो जी, कमाल हो गया। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री के अंदर तालाबंदी कर दी गई थी। कोई कारण था। कारण यह था कि किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, तो एक फैक्ट्री में क्या हुआ कि ताला लगा दिया गया। उनके समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के जो मजदूर थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। समझ आ गया बेटा? अगला, जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। अब जो मजदूर थे किसान थे। याद कीजिए मैंने क्या कहा था मजदूर और किसान के बारे में? इन्होंने तो समाजवाद की स्थापना की थी। तो जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों में, फैशनेबल मतलब जो फैशनेबल होते हैं या जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, उन्हें बोलते हैं फैशनेबल। तो जब फैशनेबल इलाकों को, सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लागू कर दिया। अब आ चुका है 25 फरवरी। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सर ड्यूमा क्या है? ड्यूमा हम कह सकते हैं पार्लियामेंट है, जहां पे सारे नेता वगैरह बैठते थे और सारे फैसला लेते थे। तो 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाकों में इकट्ठा हो गए। अब जब लोगों को पता लगा कि ड्यूमा बर्खास्त हो चुका है, पार्लियामेंट बर्खास्त हो चुका है, तो 26 तारीख को बहुत सारे प्रदर्शनकारी एक साथ इकट्ठे हो गए।
27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। यानी मजदूरों ने पुलिस के मुख्यालय पे ही हमला कर दिया और पूरे मुख्यालय को ही तोड़ फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, पूरे मुख्यालय को उड़ा के फेंक दिया। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर से घुड़सवार सैनिकों को तैनात किया। अब स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो सरकार ने जो घुड़सवार सैनिक थे उनको बुलाया और उनको तैनात किया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि जो घुड़सवार सैनिक की टुकड़ियां थी उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। जी हां, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से ही मना कर दिया। जब पुलिस के मुख्यालय को तहस नहस कर दिया तो सरकार ने क्या करा, जो घुड़सवार सैनिक थे उनको बुलाया। तो घुड़सवार सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। रीजन जानना चाहोगे? चलो मैं आपको रीजन बताता हूं। रीजन ये था कि बहुत सारे घुड़सवार सैनिक जो थे ना वो मजदूर वर्ग से आते थे और किसान घर से आते थे। तो क्योंकि वो किसान वर्ग से और मजदूर परिवार से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके प्रति उनका प्यार था कि भाई ये लोग हमारे हैं, ये हमारे लिए तो आंदोलन कर रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इन पे गोली नहीं चलाएंगे। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक होती थी। अब जहां पे ड्यूमा की बैठक होती थी, जहां पे पार्लियामेंट लगता था, वहीं पर वो सारे लोग इकट्ठे हुए। सारे सिपाही इकट्ठे हुए, मजदूर इकट्ठे हुए। सिपाही कौन? उन्होंने तो मना कर दिया भाई हम गोली नहीं चलाएंगे। सारे सिपाही इकट्ठे हो गए, मजदूर इकट्ठे हो गए। कहां इकट्ठा हो गए? जहां ड्यूमा की बैठक होती थी वहां पर इकट्ठा हुए। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कैसे हुआ, तो बच्चों इसमें भी आपको फरवरी क्रांति के बारे में बताना है। अगले दिन प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। अब जब लड़ाई दंगा बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, अब सैनिकों ने मना कर दिया भाई हम गोली नहीं चलाएंगे, तो जो प्रतिनिधि मंडल थे उन्होंने वो जार से मिलने गए, राजा से मिलने गए। सैनिक कमांडरों ने, जो सैनिक के हेड थे, उन्होंने सलाह दी, राजा को सलाह दी कि आप राजगद्दी छोड़ दो। और सीधी सी बात है भैया, जान बचेगी, जान बचे लाखों उपाय। अगर आप राजगद्दी नहीं छोड़ोगे ये लोग और गुस्से में आ जाएंगे, हो सकता है आप पे भी हमला कर दें। तो उन्होंने सलाह दी कि भाई आप राजगद्दी छोड़ दो। उसने कमांडरों की बात मान ली, मानना पड़ेगा भाई उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को अपनी गद्दी छोड़ दी। और इस तरह से 2 मार्च को वहां पर सोवियत संघ का, या हम कह सकते हैं कि राजशाही का अंत हो गया। रूस के अंदर जो राजतंत्र था, राजा का शासन था, वो खत्म हो गया 2 मार्च को। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा? क्लियर है सारी बातें? आगे बढ़ सकते हैं हम ना। अब चलिए जी, अब राजा ने इस्तीफा दे दिया। सब लोग खुश हो गए, वाह वाह हम यही चाहते थे, राजा इस्तीफा दे। राजा ने इस्तीफा दे दिया, सब अपने अपने घर चले गए, खुश हो गए, हैप्पी हो गए, सब अपने अपने घर चले गए। भाई साहब चलो जी घर चले गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलिए इतना हंगामा हुआ, राजा ने इस्तीफा दे दिया, तो फरवरी के बाद क्या बदला? भाई साहब फरवरी के बाद कुछ तो बदला होगा ना। जब इतनी बड़ी क्रांति हुई, लाखों लोग इकट्ठा हुए, राजा को मजबूर कर दिया बेचारे को, उसने हार के इस्तीफा दे दिया, तो फरवरी के बाद क्या बदलाव हुए? तो आइए मैं आपको बताता हूं फरवरी के बाद क्या क्या बदलाव हुए। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फरवरी क्रांति के बाद, देखो लिखा हो ना फरवरी के बाद, फरवरी क्रांति 1917 के बाद रूस में क्या क्या बदलाव हुआ? तो पहला बदलाव, जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। यानी अब कोई भी जनसभा कर सकता है, सभाएं कर सकता है, संगठन बना सकता है। इस पर पाबंदी जो पहले से थी उसे हटा दी गई। यानी अब आप पार्टी बनाइए, अब आप जनसभा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है पूरे देश में। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन, याद रखना इनका नाम, व्लादिमीर लेनिन, आदित्य लोग लेनिन के नाम से याद रखते हैं, ये वर्ड याद नहीं रहते मोस्टली। जो व्लादिमीर लेनिन है उसमें आप लेनिन वर्ड याद रखना। तो 1917 में जो बोल्शेविक पार्टी थे, उनके जो नेता थे लेनिन, रूस लौट आए, वो रूस आए। लेनिन ने के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। अब बोल्शेविक पार्टी जो थी वो शुरू से ही जो विश्व युद्ध हुआ था उसका विरोध कर रहे थे कि भाई युद्ध में मत जाओ, नुकसान बहुत ज्यादा होगा।
उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। सर ये सोवियत कौन है? सोवियत वो है जो अभी मीटिंग हुई थी, ड्यूमा को बर्खास्त किया था, याद कीजिए, जिन्होंने ड्यूमा को बर्खास्त किया था और अपनी सोवियत संघ बना ली थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था जिसको सोवियत बोला गया, इसीलिए तो रूस को सोवियत संघ कहते हैं ना। तो लेनिन ने भाषण दिया कि अब आप ड्यूमा को हटाओ, ड्यूमा अब किसी काम का नहीं रहा, ड्यूमा अब किसी काम का नहीं रहा, अब सोवियतों को यानी सिपाहियों ने, सैनिकों ने और जो मजदूरों ने, किसानों ने संगठन बनाई थी उनको वो कह रहे हैं कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन के बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए। लेनिन ने आंदोलन कर दिया, लेनिन ने घोषणा कर दी कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दिया जाए, जो जो जमीनें सरकार ने छीनी थी उन सभी जमीनों को किसान को वापस कर दिया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो लेनिन ने 3 घोषणाएं की थी बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं। अब आपके मन में चल रहा होगा ये बोल्शेविक क्यों बोल रहे सर जी, ये बोल्शेविक कौन थे? मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूं। याद है आपको अभी मैंने बताया था कि मजदूरों ने, किसानों ने, सैनिकों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, वो अपने आप को बोल्शेविक कहते थे। क्या कहते थे बेटा? बोल्शेविक। और उनके पार्टी का जो नेता था वो लेनिन था। तो वो जब ये सब हो गया, राजा ने इस्तीफा दे दिया, तो वो रूस आए, उन्होंने कहा कि बोल्शेविकों तुम एक काम करो, ये युद्ध को खत्म करो पहले और सत्ता अपने हाथ में लो पहले, ठीक है। लेनिन ने 3 घोषणाएं की थी। पहला, युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, 3 घोषणाएं की थी बेटा। पहला, युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, सारी जमीन किसानों को हवाले वापस कर दिया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इन तीनों घोषणाओं को लेनिन का अप्रैल थीसिस कहते हैं। इन तीनों मांगों को बच्चों, इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अप्रैल थीसिस क्या है, तो ये 3 मांग आपको बताना है जो लेनिन ने घोषणा की थी। युद्ध समाप्त करना है, सारी जमीनें किसानों को हवाले कर देना है, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाना है। इन तीनों घटनाओं को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? लेनिन ने अप्रैल थीसिस दे दिया था। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ये बोल्शेविक पार्टी जो मैंने आपको बताया था बेटा, इसका नया नाम क्या पड़ा? तो आपको याद रखना है कि बोल्शेविक पार्टी का नया नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। जो बोल्शेविक पार्टी थी बेटा, उसका नया नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी, यानी उसी बोल्शेविक पार्टी को अब कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाएगा ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये हमें सिखाएगा कि जब फरवरी क्रांति हो गया था तो फिर अक्टूबर में क्यों क्रांति हुई, दोबारा क्रांति की जरूरत क्या थी? देखिए, फरवरी 1917 की जो क्रांति थी वो बेसिकली इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसमें राजा ने रिजाइन किया था। जो जार निकोलस सेकंड थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मजबूर होकर रिजाइन कर दिया था। और अक्टूबर 1917 की क्रांति जो हुई थी, ये तीसरी क्रांति है जो रूस की क्रांति हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी बातें आपको याद करना है अक्टूबर 1917 की क्रांति में? पहला पॉइंट आपको याद करना है कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत, एक तो पेट्रोग्राद सोवियत, याद कीजिए सोवियत संघ मैंने आपको बताया था जिसमें सैनिक थे और मजदूर थे, किसान थे, उनका एक यूनियन बना था, उनको सोवियत बोलते थे। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और जो बोल्शेविक पार्टी उसकी खुद की पार्टी थी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। उसने किसी तरह मनाया, एक तो सोवियत पार्टी को मनाया और बोल्शेविक पार्टी उसकी खुद की थी, तो उन्होंने मनाया कि भाई अब सत्ता पर हमें कब्जा कर लेना चाहिए, यानी एक तरह से जो ड्यूमा था उसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए, अब सत्ता हमारे हाथ में आ जाना चाहिए। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। जब ये बात खबर फैली कि लेनिन ने ऐसा बोला है कि भाई सोवियत, पेट्रोग्राद सोवियत की मदद ली है और बोल्शेविक पार्टी को बोला गया है कि अब सत्ता पर हमारा कब्जा होना चाहिए, तो 24 अक्टूबर को इस चीज का विद्रोह शुरू हो गया। पूरे रूस के अंदर विद्रोह शुरू हो गया। कुछ लोग थे जो लेनिन के साथ थे, कुछ ऐसे भी होंगे जो लेनिन के साथ नहीं होंगे, जो राजा के साथ होंगे जिसने रिजाइन कर दिया था। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की, जो प्रधानमंत्री थे वहां पे केरेंस्की, उन्होंने सैनिक की टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। वो जो प्रधानमंत्री, देखो राजा ने इस्तीफा दिया था ना, इस बात को समझो, अभी केवल राजा ने इस्तीफा दिया था, बाकियों ने थोड़ी इस्तीफा दिया था। तो बाकी सब अपने पद पर ऐसे के एज इट इज थे।
तो बाकी सब जो एज इट इज थे, तो लेनिन ने ये पेट्रोग्राद सोवियत को समझाया और बोल्शेविक पार्टी को समझाया कि केवल राजा ही हटा है ना, हमें सबको हटाना पड़ेगा, हमें सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा, तब हम देश को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। कुछ लोग लेनिन के साथ थे, कुछ उसके साथ नहीं थे। संकट की आशंका को देखते हुए जो प्रधानमंत्री थे केरेंस्की, वो सैनिक को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के जो वफादार सैनिक थे, जो राजा के वफादार सैनिक थे, उन्होंने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। यानी जो बोल्शेविक पार्टी का जो अखबार निकलता था, उसके दफ्तर को घेर लिया, जो सरकार के वफादार सैनिक थे, अभी भी सरकार का साथ दे रहे थे। और इधर पलक झपकते ही जो क्रांतिकारी समिति थी, सर क्रांतिकारी समिति कौन? जो बोल्शेविक पार्टी थी, समझ लो। पूरा देश 2 हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा था जो राजा के साथ था, जिसे हम सैनिक सरकार का वफादार सैनिक बोल रहे हैं। एक हिस्सा जो था जो राजा का साथ दे रहा था, और दूसरा हिस्सा था बोल्शेविक पार्टी का साथ देने वाले। तो पलक झपकते जो क्रांतिकारी समिति, जो बोल्शेविक पार्टी थे, उन्होंने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। इधर जो सरकार के वफादार सैनिक थे, वो बोल्शेविक के अखबारों को घेर रहे थे, उनके दफ्तरों को घेर लिया, काम नहीं करने दिया। और इधर जो क्रांतिकारी समिति थे, यानी बोल्शेविक पार्टी वाले और जो सोवियत पेट्रोग्राद थे, जो पेट्रोग्राद सोवियत थे, इनके जो समर्थक थे, इन्होंने क्या करा, लोगों से बोला, अपने समर्थकों से बोला कि सरकार के जितने भी कार्यालय ऑफिस है, उन पे कब्जा कर लो और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लो। ऐसा ही किया, क्योंकि क्रांतिकारी समिति यानी बोल्शेविक लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी और सरकार के लोगों की संख्या बहुत कम थी। तो शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। क्रांतिकारी समिति ने पूरे शहर पर नियंत्रण कर लिया था, यानी बोल्शेविक पार्टी ने पूरे रूस के ऊपर या पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लिया था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आखिरकार मंत्रियों को हार माननी पड़ी, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। जो पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें बहुमत से बोल्शेविक की कार्रवाई को समर्थन किया गया। अब जब मीटिंग हुई कि भाई हमने राजा को हटा दिया, हमने मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, तो जो पेट्रोग्राद थे, पेट्रोग्राद याद है, पेट्रोग्राद सोवियत, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इन्होंने बोल्शेविक की कार्रवाई को बिल्कुल ठीक कहा कि बोल्शेविक ने जो भी किया है वो ठीक किया है। ये अक्टूबर क्रांति के अंदर आपको याद रखना है। मैं दोबारा बताता हूं बेटा, अक्टूबर क्रांति में क्या क्या हुआ। 16 अक्टूबर 1917 की बात है। लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी, जो उसकी खुद की पार्टी थी, को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया कि हमें सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो राजा ने इस्तीफा दिया ना, बाकी पूरा देश तो वैसे ही चल रहा है। तो 24 अक्टूबर को इस चीज का विद्रोह शुरू हो गया। कुछ लोग जो थे वो बोल्शेविक पार्टी के साथ थे और कुछ लोग जो थे वो राजा के साथ थे। संकट की आशंका को देखते हुए वहां के जो प्रधानमंत्री थे केरेंस्की, उन्होंने सैनिक की टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चले गए। इधर तड़के ही सरकार के जो वफादार सैनिक थे, जो राजा के वफादार सैनिक थे, उन्होंने बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेर दिया। ये बात बोल्शेविक वालों को पता लगा, तो पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति यानी बोल्शेविक पार्टी और जो पेट्रोग्राद सोवियत वाले लोग थे, उन्होंने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सारे सरकारी कार्यालय को कब्जा कर लो और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लो। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति यानी बोल्शेविक पार्टी के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब पेट्रोग्राद में जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस है, अब जब ये घटना हो गई तो ड्यूमा बैठा कि भाई बोल्शेविक ने जो करा है वो सही करा है नहीं करा। तो ये जो पेट्रोग्राद सोवियत थे, ये जो पेट्रोग्राद सोवियत वाले थे, जो ड्यूमा को चलाते थे, उन्होंने बोल्शेविक द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया कि इन्होंने जो भी किया वो अच्छा किया। इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा ना, अक्टूबर क्रांति तो हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदला, कौन कौन से बदलाव आए अक्टूबर क्रांति के बाद। तो अगला टॉपिक है अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव हुआ। तो अगर आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में क्या क्या बदलाव हुए, तो पहला बदलाव, जो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे, ज्यादातर उद्योग और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, जो लेनिन ने प्रॉमिस भी किया था कि भाई मेरी सरकार बनेगी तो मैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दूंगा।
तो ज्यादातर उद्योगों का और बैंकों का 1917 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था समाजवादी के बारे में। समाजवादी क्या कहते थे कि जमीन सामाजिक होना चाहिए, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, इस पर सबका बराबर हक होना चाहिए, तभी समाज में बराबरी रहेगा, कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं होगा और बहुत ज्यादा कोई गरीब नहीं होगा। तो जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। बदलाव नंबर 3, शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर, यानी जो मकान मालिक थे जिनका मकान था उनका एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया और उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। जो बहुत बड़े बड़े मकान थे उनके छोटे छोटे हिस्से बांट दिए। ताकि ऐसा क्यों करा? ताकि बेघर या और जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। देखो, जो सामाजिक होता है ना बेटा, जो सामाजिकवाद होते हैं वो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अमीर हो, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। वो ये कहते हैं कि सबको बराबर में चलनी चाहिए। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, समाजवादी इसको मानते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, सबको बराबर लेके चलो, सब बराबर रहेंगे। आपकी मेहनत को कोई नहीं देखा है। समाजवादी में यही कमी है, आपकी मेहनत को नहीं देखा जाएगा, आपके पैसे को देखा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी को देखा जाएगा। तो जो बोल्शेविक लोग थे, जब इनका कब्जा हो गया रूस पर, तो मकान मालिकों के लिए इन्होंने छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया और बड़े बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि जो बेघर लोग हैं, जिन पे जमीन नहीं है, जिन पे घर नहीं है, और जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको रहने की जगह दी जा सके। अब इससे हुआ क्या? इससे उन लोगों को तो फायदा हुआ ना जिन पे जमीन नहीं थी, जो गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब थे। वो तो बोल्शेविक पार्टी को वाहवाही करेंगे कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे मकान मिल गया। लेकिन जिस व्यक्ति का मकान छीना जा रहा है, क्या वो बोल्शेविक पार्टी का साथ देगा? नहीं ना। आप खुद सोचिए, आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो आपके फादर ने बहुत मेहनत से इकट्ठा करके कमाया है, और कल को कोई ऐसी सरकार बनती है जिससे वो जमीन आपसे छीन लिया जाए और गरीबों बांट दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, गरीबों बांट दो, तो जो गरीब है वो तो बहुत खुश होंगे, वो तो बोल्शेविक का साथ देंगे। लेकिन आपकी जमीन तो चली गई ना, आपकी मेहनत को किसी ने नहीं देखा ना, तो आप तो बोल्शेविक पार्टी का साथ नहीं दोगे ना। तो यही हो गया, देश में 2 हिस्सों में फिर से देखना आगे लड़ाई शुरू होगी। थर्ड पॉइंट बेफिलहाल अभी हम पढ़ लेते हैं कि अक्टूबर की क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव हुआ। पहला बदलाव मैंने क्या बोला कि अधिकतर बैंकों का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित की गई, बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्से कर दिए और बेघरों जरूरतमंदों को लोगों को उनको रहने की जगह दे दी। जो सेना और सरकारी अफसर थे उनकी वर्दियां बदल दी गई, उनके ड्रेस कोड को चेंज कर दिया गया। ये बदलाव को दिखाने के लिए कि अब हम राजा के अंदर में नहीं है। याद कीजिए फ्रांस की क्रांति में भी ऐसी हुआ था, याद है आपको? तो बदलाव को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कि अब हम राजा के अंडर नहीं है, तो सेना और सरकारी जो अफसर थे उनकी वर्दियों को बदल दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। याद है आपको, मैंने बोला था कि बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी है, तो अब बोल्शेविक पार्टी का नया नाम रख दिया गया। नया नाम क्या था? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी का अब नया नाम पड़ गया बेटा, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। ये सब आपको बताना है कब, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव हुए। मैं फिर से बता देता हूं कि अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव हुआ। पहली क्रांति मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो उद्योग थे और जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, यानी सबका हक होगा। शहरों में जो बोल्शेविकों के मकान थे उनके मालिकों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ दिया गया और बड़े बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्से करके जो बेघर और जरूरतमंद थे उनको दे दिया गया। इसके अलावा जो सेना और सरकारी अफसर थे उनकी वर्दियों को बदल दिया गया, उनके ड्रेस कोड को चेंज कर दिया गया। इवन बोल्शेविक पार्टी का भी नाम बदल दिया गया और इसका नया नाम रखा गया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये वो बदलाव है बेटा जो अक्टूबर क्रांति के बाद आया। अब एक दिक्कत हो गई जो हम अगले पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। दिक्कत क्या हो गई? जो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई एक व्यक्ति तो वो है जिसने मेहनत से पैसा इकट्ठा करा, दिन रात मेहनत करी, प्रॉपर्टी इकट्ठा किया, अपने बच्चों के लिए करा। अब सरकार ऐसी बन गई जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को रातों रात छीन लिया और गरीबों को दे दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो व्यक्ति तो सरकार का साथ नहीं देगा ना बेटा, जिसकी जमीन छीनी गई है। तो आप ये सोचो कि पूरा जो देश था ना,
वो अब 3 हिस्सों में बट जाएगा। सर 3 हिस्से कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक हिस्सा जो राजा के साथ था, अभी भी वो राजा के प्रति वफादार था। याद कीजिए, कुछ लोग होते हैं राजा के प्रति वफादार होते हैं, उन्होंने जो वचन दे रखा है वो उसको निभाएंगे। आपने बाहुबली की मूवी देखी होगी, कटप्पा आपको याद होगा। वो राजा का साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो राजा का साथ देंगे। एक तो वो हो गए, दूसरे वोल्शेविक वाले हो गए, और तीसरे जिनसे जमीन छीनी गई। तो देश कितने हिस्सों में बट गया? 3 हिस्सों में। मैं आपको तीनों के नाम बता देता हूं। एक को बोलते थे रेड्स, एक को बोलते थे ग्रीन्स, और एक को बोलते थे व्हाइट्स। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, पूरा रूस 3 हिस्सों में बांट दिया गया। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा था, आपको एक मूवी की तरह समझ में आएगा, आपके सामने एक मूवी चलती रहेगी। तो पूरा देश अब 3 हिस्सों में बट गया। एक थे रेड्स, रेड कौन थे? जो वोल्शेविक थे। दूसरा ग्रीन्स, दूसरे कौन हो गए? ग्रीन्स। और तीसरे कौन हो गए? व्हाइट्स। ग्रीन कौन थे? जिनकी जमीन छीनी गई थी। और व्हाइट्स कौन थे? जो राजा के समर्थक थे। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? आगे पढ़े। अब होता क्या है कि रूस में गृह युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि पूरा देश 3 हिस्सों में बट गया। अभी मैंने आपको बताया, अब 3 हिस्सों में बट जाएगा, तीनों की आपस में लड़ाई होगी। कोई कहेगा राजा सही है, कोई कहेगा भाई वोल्शेविक सही है, और कोई कहेगा भाई मेरी तो जमीन छीनी है, चाहे किसी की भी सरकार हो, पहले मेरी जमीन वापस दो, मेरी मेहनत वापस दो। तो पूरा देश 3 हिस्सों में बट गया। अब इनके आपस में लड़ाई शुरू होगी। इसी को बोला जाता है गृह युद्ध, यानी घर के अंदर लड़ाई शुरू हो गया। रूस के घर में लड़ाई शुरू हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा गृह युद्ध। चलिए पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्या हुआ था गृह युद्ध में। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। देखिए ये होगा, मैंने कहा था आपसे, ये 100% होगा। जब बोल्शेविकों ने घोषणा कर दी कि जिन पे ज्यादा जमीन, उनकी जमीन छीन ली गई, तो उनमें कुछ सेना ऐसे भी तो होंगे जिन पे बहुत ज्यादा जमीन होगी। आपको क्या लगता है, उनकी जमीन छीनी होगी या नहीं छीनी होगी? छीन गई होगी, क्योंकि उन पे ज्यादा जमीन थी। तो रूस की सेना भी टूटने लगी। कुछ लोग जो पहले बोल्शेविक का साथ दे रहे थे, अब साथ नहीं देंगे। तो जब बोल्शेविकों ने जमीन का पुनर्वितरण किया तो रूसी सेना टूटने लगी, क्योंकि ज्यादातर सिपाही किसान थे और उनकी जमीन अब छीनी जा रही थी। जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे, जो उदारवादी थे और राजशाही के समर्थक थे, ने बोल्शेविकों के विद्रोह की निंदा की। अब जो गैर बोल्शेविक थे, अब गैर बोल्शेविक में कौन कौन थे? एक तो राजा के समर्थक हो गए, और एक इनकी जमीन छीनी गई वो हो गए। तो जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे, उदारवादी लोग थे, जो राजशाही के समर्थन थे, जो राजा का समर्थन करते थे, उन्होंने बोल्शेविक के विद्रोह की निंदा करी। अब उन्होंने निंदा करना शुरू कर दिया कि हे बोल्शेविकों वालों, तुमने जो राजा को हटाया ये गलत किया, तुम जो ये कानून बना रहे हो ये गलत कर रहे हो। भाई सीधी सी बात है, गलत तो होगा ना, उनकी जमीन छीनी जा रही है। आप बताइए अधिकतर जमीन किसकी थी? या तो राजा के रिश्तेदारों की थी, तो उनकी जमीन तो गई। और दूसरा किसके पास था? दूसरा था जो जिन पे ज्यादा जमीन थी, तो उनकी जमीन भी गई। तो ये दोनों तो विद्रोह करेंगे, क्योंकि दोनों को नुकसान हो रहा है। तो ये दोनों बोल्शेविक का विद्रोह करने लगे। अब उनके जो नेता थे, यानी जो गैर बोल्शेविक थे, जो बोल्शेविक के समर्थक नहीं थे, दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों रेड से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। मेरी बात मुझे लगता है, आई होप मैं आपको सब कुछ समझा पाया होगा। जो गैर बोल्शेविक थे बेटा, गैर बोल्शेविक जो बोल्शेविक का साथ नहीं दे रहे थे, वो बोल्शेविक से लड़ने के लिए इकट्ठा हो गए। बोल्शेविक कौन? रेड्स। बोल्शेविक को रेड्स बोलते थे। तो बोल्शेविकों से लड़ने के लिए जो गैर बोल्शेविक थे, यानी राजा के जो समर्थक थे और जिनकी जमीन छीनी गई थी, वो जो थे, वो बोल्शेविकों से रेड से लड़ने के लिए इकट्ठा होने लगे, सैनिक बना लिया उन्होंने। 1918 और 1919 यानी 1 साल के अंदर रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थकों, व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा। 1 साल तक तो अधिकतर नियंत्रण किसका रहा? तो अधिकतर नियंत्रण ग्रीन्स का रहा, यानी जो क्रांतिकारी लोग थे, यानी जिनकी जमीन छीनी जा रही थी। और जो जार समर्थक थे, यानी राजा के रिश्तेदार थे, या कटप्पा वगैरह जो मैंने आपको बोला था, जो राजा के समर्थक थे, व्हाइट्स, अधिकतर नियंत्रण उनका ही रहा। लेकिन बोल्शेविकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भुखमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर फैल गई। सीधी सी बात है बेटा, किसी भी देश में लड़ाई होगा तो ये घटनाएं आम बात है, ये तो होगा ही होगा।
इसलिए घर में मत लड़ो, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। तो घर में आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अब लड़ाई शुरू हो गई भैया, तीन तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। एक कौन थे, मैं फिर से बताता हूं, एक कौन थे, रेड्स। रेड कौन थे, वोल्शेविक। दूसरे कौन थे, ग्रीन्स, जिनकी जमीन छीनी जा रही थी। और तीसरे कौन थे, व्हाइट्स, जो राजा के समर्थक थे। तो ग्रीन और व्हाइट तो एक साथ हो गए, ग्रीन और व्हाइट तो एक साथ हो गए, और ये लड़ किससे रहे थे, रेड से। तो इनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो वोल्शेविकों के बीच जब लड़ाई शुरू हुई तो लूट मार, डकैती, भुखमरी, बहुत बड़ी समस्या फैल गई। नेक्स्ट, व्हाइट में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, व्हाइट्स यानी राजा के जो समर्थक थे, व्हाइट में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। जिन किसानों ने, यानी व्हाइट यानी राजा के जो समर्थक थे, उन्होंने, जिन किसानों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, वोल्शेविक की बात मानकर उनके खिलाफ सख्त रूप अपनाया। उन्होंने उनको मारा, उनकी जान ले ली। समझ में आ गया बेटा? ये आपको गृह युद्ध में लिखना है, ये सब गृह युद्ध के अंदर लिखना है। लेकिन इसमें आप आगे भी ऐड कर सकते हो, नीचे लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि इतने सारे पॉइंट आप नहीं लिख पाओगे पेपर में, मुश्किल से 4 या 5 पॉइंट ही लिखना होता है। तो गृह युद्ध में इतना पॉइंट बहुत है। मुझे लगता है गृह युद्ध आपको समझ में आ गया होगा। एट द एंड होता क्या है कि वोल्शेविक की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो वोल्शेविक वाले जीत जाते हैं, बाकी सबको हार माननी पड़ती है और गृह युद्ध समाप्त होता है। तो एक बार मैं गृह युद्ध आपको दोबारा समझाना चाहता हूं, एक बार जल्दी समझ लो। जब वोल्शेविकों ने, लेनिन के समर्थकों ने जमीन के पुनः वितरण का आदेश जारी किया तो रूसी सेना टूटने लगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे किसान थे, उनकी जमीन छीनी जा रही थी। तो जो गैर वोल्शेविक थे, यानी जो वोल्शेविक का साथ नहीं दे रहे थे, उनमें जो उदारवादी थे, राजशाही समर्थक थे, उन्होंने वोल्शेविक विद्रोह की निंदा करनी शुरू करी। उनके जो नेता थे वो दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर वोल्शेविक को रेड से लड़ने के लिए टुकड़ियां बनाने लगे। 1918 से 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर या तो ग्रीन्स का, ग्रीन मतलब जिन पे बहुत ज्यादा जमीन थी, उनका कब्जा था, या फिर व्हाइट्स यानी जो राजा के समर्थक थे उनका कब्जा था, क्योंकि इन पे जमीनें बहुत थी। अब इन टुकड़ियों और वोल्शेविकों के बीच जो लड़ाई चला उसको गृह युद्ध कहते हैं। इसमें लूटमार, डकैती, भुखमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट में जो भी निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ बहुत सख्त रवैया अपनाया, कईयों को मार दिया। लेकिन आखिरकार जीत वोल्शेविक पार्टी की हुई, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक है बेटा? अब जैसे ही वोल्शेविक पार्टी सत्ता में पूरी तरह से आ चुकी थी, क्योंकि अब सब हार गए, अब व्हाइट्स यानी जार के समर्थक पीछे हो गए, राजा के समर्थक व्हाइट्स पीछे हो चुके थे, जिन पे ज्यादा जमीन थी उनकी जमीन छीनी जा चुकी थी, वो भी पीछे हो गए। तो अब पूरी तरह से वोल्शेविकों का रूस पर कब्जा हो गया। तो अब समाजवादी का निर्माण शुरू होगा, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, समाजवादी का निर्माण करना। याद कीजिए, इसलिए चैप्टर के पहले पार्ट में हमने समाजवादी पढ़ा, और जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है मैं बार बार कह रहा हूं कि रूसी क्रांति का मेन रीजन समाजवादी था। तो क्योंकि अब पूरी तरह से रूस पर समाजवादियों का, वोल्शेविकों का कब्जा हो गया, तो अब उस समाजवादी समाज का निर्माण तो करेंगे, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था। तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि किस प्रकार जो समाजवादी है उसका निर्माण शुरू हुआ। तो आप इसमें पढ़ लेना एक बार इनको पढ़ लेना इस वाले पॉइंट को। लेकिन मोस्टली ये सब चीज आती नहीं एग्जाम में जो आती है वो मैं आपको बता देता हूं, स्टालिनवाद और सामूहिकरण। अब स्टालिनवाद और सामूहिकरण क्या है ये भी आपको समझाता हूं। ठीक है बेटा? चलिए, सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ये कुलक कौन होता है? कुलक। तो कुलक के लिए आपको लिखना है, रूस के अंदर बेटा जो संपन्न किसान थे, यानी जिन पे बहुत ज्यादा जमीन थी, उनको कुलक कहा जाता था, यानी जमींदार, जिसे हम अपने देश में जमींदार वगैरह बोलते हैं। तो रूस में जो संपन्न किसान थे, जिन पे अच्छी खासी जमीन थी, उनको कुलक कहा जाता था। याद रहेगा आपको। अब यहां से हम पढ़ेंगे स्टालिन का सामूहिकरण। स्टालिन का सामूहिकरण जो कि बहुत जरूरी है। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों, कोल खोज में काम करने का आदेश जारी किया। वोल्शेविक पार्टी ने एक आदेश जारी किया, क्या? ये जो छोटे छोटे खेत है ना, इन सबको हटाओ, इनकी बाउंड्री को तोड़ दो, सारी बाउंड्री को तोड़ के एक बड़ा सा खेत बनाओ, पूरा खेत इकट्ठा कर दो। जितने, मैंने आपसे क्या कहा था, अब जमीन तो किसी की रही नहीं पर्सनल। जब वोल्शेविक पार्टी, समाजवादी का कब्जा हो गया, तो प्रॉपर्टी किसी की पर्सनल तो रही नहीं। तो उन्होंने कहा सारी जो बाउंड्री है उसको तोड़ दो, सारी बाउंड्री को तोड़ दो, और एक जगह के जितने भी किसान हैं वो मिलकर आप अपना खेती करो।
तो 1929 से पार्टी ने, बोल्शेविक पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों को कोलखोज कहते हैं, यानी बड़ा सा खेत बना दिया, सारी बाउंड्री, छोटे छोटे खेतों को तोड़कर, बाउंड्री को तोड़कर बड़ी जमीन बना दी, और उनसे कहा गया कि तुम सामूहिक खेतों पर एक साथ काम करो। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के लिए स्वामित्व में सौंप दिए गए। जो ज्यादातर जमीन थी और जो साजो सामान था वो सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे, मतलब सारे किसान जो एरिया के होते थे वो एक साथ काम करते थे, और जो कोल खोज से मुनाफा होता था, मतलब जो सामूहिक खेतों के बाद जो मुनाफा होता था वो सभी किसानों में बांट दिया जाता था। यहां तक तो ठीक थी, लेकिन एक बात बताइए बेटा, जिसपे ज्यादा जमीन होगी वो क्या करेगा? इसमें उसको तो फायदा है जिसपे जमीन नहीं है, जिस किसान के पास अपनी जमीन नहीं है उसको तो फायदा है, या जिसपे कम जमीन है उसको भी फायदा है, लेकिन जिस किसान के पास ज्यादा जमीन थी उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसकी जमीन तो छिन गई। तो सभी किसान सामूहिक रूप में खेत काम करते थे और उससे जो मुनाफा होता था बराबर बराबर पड़ता था, चाहे आप पे ज्यादा जमीन हो या कम जमीन हो, क्योंकि अब जमीन आपकी रही नहीं। तो इस फैसले से गुस्साए किसानों ने, कौन से किसानों ने? जो कुलक थे, जो बड़े किसान थे, सरकार का विरोध किया और वो अपने जानवरों को खत्म करने लगे, वो अपने ही जानवरों को मारने लगे। वो ही कहते थे ना जानवर बचेंगे ना हमें खेती करनी पड़ेगी, तो वो अपने ही जानवरों को मारने लगे। 1929 से 1931 के बीच, यानी 2 सालों के बीच, मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी आ चुकी थी। सामूहिक खेतों का विरोध करने वालों को सख्त सजा भी दी जाती थी। जो सामूहिक खेती का विरोध करते थे उनको सजा भी दी जाती थी। इसको बोला जाता है बेटा स्टालिन का सामूहिकरण। याद रखोगे क्या बोलते हैं? स्टालिन का सामूहिकरण। स्टालिन का सामूहिकरण था, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। इसमें एक तो कुलक याद रखना है, कुलक वो किसान थे जो संपन्न किसान थे, जिन पर अच्छी खासी जमीन थी। एक तो ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए आप सोचते होंगे कि मैं ये पॉइंट क्यों निकाला, इतना सारा पैराग्राफ मैंने क्यों छोड़ दिया बीच में। बच्चों मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा चैप्टर समझाऊंगा, प्लस मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो आपके काम का है। क्योंकि आप मतलब कि अगर टॉपिक कंटेंट करने जाओगे तो आपका पूरा चैप्टर कंफ्यूजिंग क्रिएट कर जाएगा, तो आप कई चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे, आपको याद नहीं होगा। इसलिए हमने पूरा चैप्टर स्टडी करने के बाद, काफी सारे पेपर पढ़ने के बाद, एग्जाम देखने के बाद ये वीडियो बनाया है, ताकि आप एग्जाम में पूरी तरह से बिल्कुल तैयार रहो, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं आपके यूटी होंगे, टेस्ट होंगे, आप देख लेना। तो 1929 में स्टालिन के सामूहिकरण ने आदेश जारी किया कि किसानों को सामूहिक खेतों पर काम करना पड़ेगा। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और उस सामूहिक खेती यानी कोल खोज से जो मुनाफा होता था वो सभी किसानों में बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों, जो बड़े किसान थे, उन्होंने सरकार का विरोध किया और वो अपने ही जानवरों को मारने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी हो गई, क्योंकि पहले खेती जानवरों से की जाती थी, मशीन तो थे नहीं, तो वो मवेशी को मारते थे, जानवरों को ही मारना शुरू कर दिया। न जानवर होंगे न खेती करनी पड़ेगी, और सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा भी दी जाती थी। तो सामूहिकरण में, स्टालिन के सामूहिकरण में ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है बेटा, बाकी आप इन पॉइंटों को छोड़ सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप याद करो और पेपर में आए। नाउ 5th पार्ट पे आते हैं। अब यहां पर रूस की क्रांति समाप्त हो चुकी है, रूस में समाजवाद आ चुका है। 5वां पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि रूसी क्रांति हो जाने के बाद, सोवियत संघ बनने के बाद उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। समझ लो मेरी बात को। रूसी क्रांति तो हो गई, रूस में 3 बार क्रांति हुई, मैं दोबारा बताता हूं। एक 1905 में क्रांति हुई थी, जिसको हम खूनी रविवार कहते हैं। दूसरा 1917 में क्रांति हुई फरवरी के अंदर, जिसमें राजा को रिजाइन करना पड़ गया। देखिए एक एक चीज को स्टेप बाय याद रखिए। मैंने पहला बताया था 1905 की क्रांति, जिसमें खूनी रविवार बोला था। दूसरा मैंने आपको बोला था 1917 की क्रांति, जिसमें राजा को रिजाइन करना पड़ गया था। फिर 1917 में दोबारा क्रांति हुई थी, 1917 में अक्टूबर में, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ने पूरे रूस पे कब्जा कर लिया था। अब वो खत्म हो गया, रूसी क्रांति खत्म हो चुका। हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि रूसी क्रांति पे और सोवियत संघ बनने के बाद उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब बाकी देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए पढ़ते हैं बाकी देशों पर क्या प्रभाव पड़ा बेटा। बोल्शेविक ने, जो बोल्शेविक पार्टी जिन्होंने रूस पर कब्जा कर लिया था, जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप के समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। यूरोप के जो बाकी देश के जो समाजवादी थे ना, उनको ये पसंद नहीं आया, ये तरीका उन्हें अच्छा नहीं लगा।
जो वोल्शेविक पार्टी, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा तो आपको पता होगा वोल्शेविक पार्टी ने रूस पर कब्जा कर लिया था। तो वोल्शेविक पार्टी ने जिस तरह से रूस पर कब्जा किया और जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की जो बाकी समाजवादी पार्टी थी, जैसे यूरोप के जो बाकी देश में जो समाजवादी पार्टी थी, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वहां की जो समाजवादी पार्टी थी ना, वो ज्यादा सहमत नहीं थी इससे। लेकिन फिर भी जो मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। फिर भी जो मजदूर थे, किसान थे, जो गरीब थे, उनके मन में एक उम्मीद तो जगी ना कि हमारा भी इस दुनिया में कुछ हो सकता है, हम भी सरकार बना सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब वो सभी की इस तरह की घटनाओं को ज्यादातर समाजवादियों ने समर्थन तो नहीं किया, लेकिन जो गरीब थे, जो किसान थे, मजदूर थे, उनके मन में एक संभावना उत्पन्न हुई कि हाँ, इस दुनिया में हमारे लिए भी कोई है। अगर हम इकट्ठा हो जाएं, अगर हम संगठन बना लें, तो हम बड़ी से बड़ी सरकार को गिरा सकते हैं। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया, तो सबने क्या करा, संगठन बनाना शुरू करा। सभी देशों में कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी। किसानों ने, मजदूरों ने, गरीबों ने अपनी एक पार्टी बनाने लगी, कम्युनिस्ट पार्टी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। कभी आप गूगल पर सर्च मारना, आपको मिल जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है बेटा। तो बहुत सारे देशों ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते पर अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब बोल्शेविक पार्टी कहती थी कि हमने जो किया है बहुत अच्छा किया है, तुम भी ऐसी करो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे हालात में सुधार होंगे। देखो, हमने तो राजा को भी हटा दिया, हम लोग यहाँ पर राजा बन गए, अब हमारा शासन चलता है। तो बोल्शेविक पार्टियों ने जो उपनिवेश की जनता थी, मतलब आसपास के जो देश की जनता थी, उनको भी अपने रास्ते पर अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया कि तुम भी हमारे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे दिन भी बदलेंगे। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1944 में, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद, जो सोवियत संघ था उसके अंदर जो समाजवाद था, एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। अब समाजवाद को पूरा वर्ल्ड जानता था, पूरे वर्ल्ड को पता लग गया कि समाजवाद क्या होता है, इसमें कौन से लोग आते हैं। तो पूरे वर्ल्ड पे समाजवाद ने एक छाप छोड़ दी कि गरीब लोग, जो किसान हैं, मजदूर हैं, अगर वो संगठन बना ले, इकट्ठा हो जाए, तो वो भी बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो ये था बेटा रूसी क्रांति पर विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मैं दोबारा आपको बताता हूं कि रूसी क्रांति पर विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। बोल्शेविक पार्टी ने जिस तरह से कब्जा किया था रूस पर और जिस तरह उन्होंने शासन किया, यूरोप के बाकी समाजवादी पार्टियां उनसे सहमत तो नहीं थी, लेकिन उनके जिस तरह से उन्होंने राज्य की स्थापना की थी ना, उससे दुनिया भर के जो गरीब लोग थे, उनके मन में एक संभावना उत्पन्न हुई, एक उम्मीद जगा दी कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे देशों ने कम्युनिस्ट पार्टियां बनाई, छोटी छोटी पार्टियां बनने लगी। जो गरीब थे, मजदूर थे, किसान थे, उन्होंने पार्टियां बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में भी एक पार्टी बनी, आप गूगल पर सर्च मार के देख लेना, अभी भी है वो कम्युनिस्ट पार्टी। आप डालोगे कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, आपको मिल जाएगा। बोल्शेविकों ने भी उपनिवेशों की जनता को अपने रास्ते पर अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया कि भाई, तुम अगर हमारे रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे हालात में भी सुधार होगा। देखो, हमने यहाँ पे पार्टी बना ली, हमारी सरकार चलती है यहाँ पर, है ना, भाई का स्वैग चलता है। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने प्रोत्साहन किया। और जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिल गई, हैसियत मिल चुकी थी। विश्व जानने लगी कि समाजवाद भी कोई चीज होती है जिसमें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए संगठन बनाकर सरकार के खिलाफ विद्रोह किया जाता है। तो आई होप आपको वैश्विक प्रभाव समझ में आ गया होगा बेटा कि रूस का वैश्विक प्रभाव, कि रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा। तो इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर खत्म किया है। आप चाहो तो ये सारे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। आप आराम से पढ़िए, आप आराम से इन क्वेश्चनों को पढ़िए, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें बेटा, क्योंकि इससे हम जैसे जो टीचर होते हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा पढ़ाएं और बाकी क्लासेस को पढ़ाएं और अच्छे से वीडियो बनाएं और आपको हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग तरीके से समझा पाए। चलिए चलता हूं बेटा, मिलता हूं अगले चैप्टर में। तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना। अगर समझ में आया हो चैप्टर तो कमेंट जरूर करना। ठीक है बेटा, सभी को नमस्ते।